फिर मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमज़ान। रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान। मुझे सुबह के बारे में जो चीज पसंद है वो है ताज़ा ठंडी हवा, पुरसकून खामोशी में परिंदों की चहचहाट। सुबह सवेरे कम्युनिटी में जॉगिंग एक कामयाब दिन के लिए जरूरी है। खूबसूरत सुबह का आगाज। क्या आपको पता है मुझे अपनी सुबह क्यों पसंद है? क्योंकि मैं ऐसी ही एक जगह उठती हूँ, अल जदीद गल्फ हिल्स, जहाँ आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और जरूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन। हो करम सरकार, अब तो हो गए गम बेशुमार। हो करम सरकार, अब तो हो गए गम बेशुमार। जानो दिल तुम पर फिदा, ऐ दो जहां के ताजदार। मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार। मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार। आपकी कुछ कीजिए ना, ऐ शगे आली वकार। आपकी कुछ कीजिए ना, ऐ शगे आली वकार। जल्द फिर तुम लो बुला और सब्ज़ गुंबद दो दिखा। जल्द फिर तुम लो बुला और सब्ज़ गुंबद दो दिखा। हाज़री की आरज़ू ने कर दिया फिर बेकरार। हाज़री की आरज़ू ने कर दिया फिर बेकरार। गम ज़दा यूं ना हुआ होता उबैद कादरी। गम ज़दा यूं ना हुआ होता उबैद कादरी। इस बरस भी देखता गर सब्ज़ गुंबद की बहार। हो करम सरकार, अब तो हो गए गम बेशुमार। मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमज़ान। रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम,
अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा। ए ईमान वालो, अल्लाह की तरफ तौबा करो। ए ईमान वालो, अल्लाह की तरफ तौबा करो, यानी अल्लाह की तरफ रुजू करो। तौबतन नसूहा, एड़ी तौबा करो जो अॻियां कई नसीहत थी वञे। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ॿिया साहिबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन इनके इन तरीके से चुनता कि बंदो गुनाह से अहिड़ी तौबा करे ने एतिरो दूर थी वञे, गुनाह से अहिड़ी नफ़रत थी वञे कि जाने थन से खीर निकिरण जे बाद थन जे अंदरि वापसि फिरणु जेतिरो मुश्किल थी थो वञे, अहिड़ी तौबा जो है तौबत नसूहा आहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाइनि था कि गुनाह से तौबा करण वारो जो माण्हू आहे उहो इन तरीक़े से आहे कि जाने इन जे ज़िम्मे कोई गुनाह न आहे। अल्लाह ताला केतिरो करीम आहे ने अल्लाह ताला केतिरी मोहब्बत करे थो बंदे से। अल्लाह ताला इरशाद फरमाए थो कि मुंहिंजा बंदा तूं मुंहिंजे वटि अचु, मुंहिंजे से माफ़ी मांग, मुंहिंजे से तौबा कर, पोइ गुनाह से तौबा कर ने मुंहिंजी बारगाह में रुजू कर। तू चाहे 70 वर्ष जो होए या 70,000 वर्ष तक तू गुनाह करिए वञे, आउं तुंहिंजा गुनाह माफ़ करा थो। अल्लाह ताला बंदे से अहिड़ी मोहब्बत करे थो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाइनि था कि जॾहिं अल्लाह ताला कोई बंदे से मोहब्बत करे तो कि अल्लाह जिनसे मोहब्बत करेगी नहीं पछी गुनाह इनके करो नुकसान पहुँचान। कि अल्लाह से मोहब्बत करने जो ये मतलब नहीं कि अल्लाह से मोहब्बत करो ने गुनाह करो। गुनाह से बचनू जो है ये सिर्फ अल्लाह ले करीने कि मौला मुझे करीब शैतान इतना गुनाह गिनी आवियो वो, इतना जुर्म करे ले करीने असबाब गिनी आवियो वो, और सिर्फ तुझी रज़ा ले करीने इन गुनाह के छड़ी ॾिनो। तो अहिड़ी मोहब्बत अल्लाह से होए तो पछी अल्लाह ताला जी बारगाह में जॾहिं बंदो मोहब्बत करे तो ने मक़बूल थिए तो पछी गुनाह खे कोई नुक़सान पुॼाइणो, गुनाह कोई नुक़सान नथो पुॼाए। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला बंदे से मोहब्बत करे तो हाणे नारो अल्लाह ताला पसंद करे तो तौबा करण वारों के ने पसंद करे तो सुथरों के। लेकिन तौबा करण वारे जॾहिं तौबा करी थो वञे तो उहो तौबा करण वारो जो आई सुथरो थी थो वञे, लेकिन जे मथे की बि न आहे न जॾहिं गुनाह ख़तम थी वञनि था। हारो अल्लाह ताला बंदे से इतनी मोहब्बत करे तो, इतनी मोहब्बत करे तो इन अंदाज़ आई क्यों हिकिड़ो वाक़ियो बता रहा। बनी इसराइल जे दौर में हिकिड़ो शख़्स वो पोइ जी उमिरि ते अची वियो, वॾी उमिरि ते पुॼी वियो। जॾहिं वॾी उमिरि ते पुॼी वियो तो हाणे इनके ख़ौफ़ खुदा आ वियो, ये लर्ज़ियो कि हाणे आउं कहिड़ो कर, हाणे तो मरण जो वक़्तु अची वियो आहे, ऐं रब जी बारगाह में कहिड़ो मुंहुं ॾेखारणे। जॾहिं ई चई कि आउं रब जी बारगाह में कहिड़ो मुंहुं ॾेखारणे, तो हाणे रब जी रहमत तो वॾी आहे। तो ई पोइ बच्चों खे वसीयत करे थो, चए थो कि नारा आउं मरी वञा न तो मुंहिंजी लाश खे ऐं दफ़नाजा न, बल्कि इनखे ॿारी विझा। जॾहिं ॿरी ने राख थी वञे तो वो राख थियण जे बाद उनजी राख जो आहे, उनजी मट्टी जो आहे, ये मुख़्तलिफ़ जॻह ते फेंके ॾिजां। हाणे जॾहिं मुख़्तलिफ़ जॻह ते इनखे फेंके ॾींदा तो इनखे पुछनि था कि तूं कहिड़ो करी रहियो आहे, इनसे थींदो कहिड़ो, कि भाई इनसे ईअं थींदो कि आउं अल्लाह जी बारगाह में वञण ॾियां थो। हाणे जॾहिं बिखरी वञे त मुंहिंजी जो आहे मुख़्तलिफ़ जॻह ते हूंदी त अल्लाह जी बारगाह में नहीं पुॼी सघां। इन वसीयत ते अमल करी नहीं कि ॿारी विझी, यानी ॿारनि जे बाद इनजी राख के मुख़्तलिफ़ जॻह ते फेंकी विझी। अल्लाह ताला फ़रिश्ते खे हुकुम ॾिनी विन मुंहिंजे बंदे खे मुंहिंजे सामने ऊभो कर। अल्लाहु अकबर। जॾहिं बंदो अल्लाह जी बारगाह में ऊभो थियो, हाणे नारो रब चए थो कि बंदा तूं खुरे ने ज़ुल्म करे पोइ साथ हिकिड़ो त तूं गुनाह करे वे ने, इन जे बाद पछी तूं पोइ लाश खे ॿाराए विझे ने पोइ राख खे हेॾा होॾा कराए विझे। तो बंदो चए थो कि अल्लाह आउं तुंहिंजे ख़ौफ़ से, मूंखे डर लॻियो कि आउं तुंहिंजे साम्हूं को जवाबु ॾिने, इन ख़ौफ़ से आउं इहा कमु करूं। अल्लाह चए थो कि तूं मुंहिंजी रहीमी के न नारे,
બીજી કરીમી કે ના રે જ્યારે તું પોતે દિલ में मुझे खौफ गिनी आवे वे तो उन टाइम ते तो के बख्शी जेवे तुझी मगफिरत करी हुई जेवे। दोस्तों याद रखो ये महीनो रमज़ान जो है ये रमज़ान जे अंदर अल्लाह ताला पोते ये रहमतू वाटे तो मगफिरतू वाटे तो जो है अल्लाह ताला जहन्नम से आज़ाद करे तो ने पाँ किड़ा वेठा यूं पाँच दुनिया जे रंगीनीअ में रंगेला यूं कॾहिं क्रिकेट जी सूरत में कॾहिं PSL जी सूरत में कॾहिं किंचिस जी सूरत में कॾहिं पार्टी जी सूरत में इफ्तार पार्टियूं सहरी पार्टियूं सिर्फ़ पाण खे इन चीज़ से ही फुर्सत नहीं कि पाण खेन पीन से ही निवरा नथा थियूं। सो याद रखो इबादत लाइ करीने આવ્યું है ये महीनो इबादत ले करीने ऐं इबादत करो ने अहिड़ी इबादत करो कि बस वो सिर्फ़ अल्लाह ले करीने होए दुनिया ले करीने ना होए। नमाज़ू पढ़ो वक्त की पाबंदी के साथ ज़िक्र अस्कार करो तस्बीहात पढ़ो ये अल्लाह ताला जो मोहब्बत जो है की मिलनी अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाए तो अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब कि दिलों का चैन सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में है। जैसे अल्लाह के ज़िक्र में दिल के सुकून मिले तो पा बेसुकूनी करे लेकिन इख्तियार करी जाए। ये जो पैगाम आए यहाँ की तरफ मोकली रही है इनके कबूल करो ने इन तरीके जा प्रोग्राम ना नारियो जिनसे आइंजी रूह जो है ई आइंजी जिस्म जो है ई बोई मिली ने अल्लाह के इताअत ले करी ने जो है तैयार रहें। वमा अलैना इल्लल बलाग। फिर मुस्कुराई जिंदगी आया है रमज़ान रब की नेमत 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 है रमज़ान। मुझे सुबह के बारे में जो चीज पसंद है वो है ताज़ा ठंडी हवा पुरसकून खामोशी में परिंदों की चहचहाहट। सुबह सवेरे कम्युनिटी में जॉगिंग एक कामयाब दिन के लिए जरूरी है। खूबसूरत सुबह का आगाज। क्या आपको पता है मुझे अपनी सुबह क्यों पसंद है? क्योंकि मैं ऐसी ही एक जगह उठती हूँ, अल जदीद गल्फ हिल्स, जहाँ आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और जरूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन। يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. खुशाबुदिन हरबे पाक के फजा
पाक हतीम में मेरे सजदों की कैफियत थी अजब हतीम में मेरे सजदों की कैफियत थी अजब जबी ज़मीन पे थी ज़हन कहकशा में था जबी ज़मीन पे थी। और आखिरी शेर है, दूसरा शेर फरमाते हैं कि मुझे यकीन है मैं फिर बुलाया जाऊंगा मुझे यकीन है मैं फिर बुलाया जाऊंगा कि ये सवाल भी शामिल मेरी दुआ में था कि ये सवाल भी शामिल मेरी दुआ में था खुशामदीन हरमे सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। आज हमारे स्पेशल सेगमेंट रमज़ान घराना का क्या खूबसूरत आगाज़ हुआ है, क्या रूह परवर आगाज़ हुआ है। और यकीनी तौर पर मुमताज़ सना खां मेरे बहुत अच्छे दोस्त, आप इन्हें देखते रहे हमारी गुज़िश्ता 3 साल ट्रांसमिशंस में, रमज़ान ट्रांसमिशन जो दी मेमन TV HD पे होती रही उसके मेज़बान भी रहे। और इस साल इनकी मसरूफ़ियात के बाइस, और वो मसरूफ़ियत कोई अदना मसरूफ़ियत नहीं, एतकाफ़ का इरादा किया है। और यकीनी तौर पर ये ऐसी सआदत के लिए जा रहे थे और फिर इनकी उस सआदत की बदौलत ये सआदत अब मुझे बख्शी गई है। मैं आप अहबाब का तारुफ़ कराने जा रहा हूँ। न सिर्फ मुमताज़ सना खां दुनिया भर में अपनी सनाखानी के जौहर दिखा चुके, गुलाह अक़ीदत के फूल निछावर कर चुके, मुमताज़ समाजी हैसियत से भी इनका एक मुनफरिद मकाम है और सोशल और कल्चरल सेक्रेटरी हैं डिफ एरिया के, जो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का रूप धारती चली जा रही है शहर कराची में, ख़ास तौर पर रियल इस्टेट सेक्टर में। मोहतरम जनाब अनीस सबा लखाना को मैं खुश आमदीद कहता हूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अनीस भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज के मेरे लिए ऑनर, रमज़ान घराना एपिसोड में हमारे साथ रहने के लिए। और हमारी दूसरी शख्सियत किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, और मैं अगर जब सिर्फ इनका एक बिना किसी तारुफ़ के सिर्फ एक ही शोबा बाबा थैलेसीमिया कहूँगा तो आप तमाम अहबाब पहचान जाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कई स्लोगन्स, कई तमग़े इनके सीने पे सजे हैं जो इन्होंने हमेशा से कोशिश की है इंसानी खिदमत की। और इसी खिदमत की बदौलत कुतियाना मेमन बरादरी ने कुतियाना मेमन एसोसिएशन के सदर की हैसियत से भी इनको नामज़द किया है। और अब वो मुंतखब सदर की हैसियत से जिस तेज़ी से कुतियाना मेमन एसोसिएशन को
आगे की तरफ तरक्की की राह पर गामजन किए हुए हैं। यकीन तौर पे ये हम सब के लिए इंतहाई खुशी की बात है और हमारी सरपरस्तों में से हैं। दी मेमन टीवी एचडी इनके बगैर यकीन तौर पे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। यकीन तौर पे आप समझ गए होंगे जनाब हाजी उस्मान परदेसी साहब। बहुत शुक्रिया, ऐसा बहुत बहुत शुक्रिया। आप जब भी हमारी, मैं कह रहा हूँ कि जब हमें ज़रूरत पड़ी है, मुश्किल हालात में भी आप हमारे साथ रहे हैं और खुशी के लम्हात तो आपने हमारे साथ हमेशा सेलिब्रेट माशाल्लाह जब से शुरू हुआ है हम साथ में ही हैं और इंशाल्लाह साथ ही रहेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, रमज़ान घराना का मेरे लिए आज बड़ी यूनिक सी जो है ना पर्सनैलिटीज़ जो बैठी हैं। एक तो दोनों ही अपने अपने शोबे के नामवर लोग, दूसरा शायद अगर मेरे नाज़रीन को जिनको इल्म ना हो, और मुझे भी ये इल्म काफ़ी दिनों के बाद हुआ, अब से पहले, कि ये ना सिर्फ ये कि मामू भांजा हैं बल्कि दामाद और ससुर भी हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना इन दोनों ही अहबाब को आज रमज़ान घराना की जीनत बनाया जाए। तो हाई साहब, मैं सबसे पहले आपसे आगाज़ करूँगा, क्योंकि हमारे प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम थोड़े से घरेलू मामलात और इन चीज़ों पर डिस्कस करते हैं, दूसरे हिस्से में आपकी प्रोफेशनल लाइफ को भी डिस्कस करेंगे। ये गौहर नायाब को कहाँ से पाया, थोड़ी सी कुछ एक हिस्ट्री तो होती है। मैं इसके बाद एज एन बुज़ुर्ग भी आपसे सवाल करूँगा, लेकिन पहला सवाल ये कि अनीस नो डाउट आपके दामादों में से हैं और फरमा बरदार दामाद हैं या नहीं हैं, ये तो खैर अब आपकी जब ज़बानी सुनेंगे तो उससे अंदाज़ा हो ही जाएगा इंशाल्लाह ज़रूर। हमारे दोस्तों को मैं एक अरसे से जानता हूँ और हमारी ट्रांसमिशंस में एक अरसे से अनीस और मैं साथ काम करते रहे। पहले तो बताइए कैसे पाया इस गौहर नायाब को? अल्हम्दुलिल्लाह, देखो ना, दामाद तो बात की बात है, इससे पहले तो मेरा भांजा है, माशाल्लाह, सगा भांजा है माशाल्लाह, और माशाल्लाह हमने बड़ा वक्त साथ में एक साथ ही निकाला है बचपन, माशाल्लाह। वो एक बात बताओ, अनफॉर्चुनेट बात है कि हम और उनके वाली साहब साथ में गए थे दुबई, तकरीबन 71 की बात है शायद। वहाँ एक्सीडेंट में इनके फादर की डेथ हो गई, तब से हम साथ में ही हैं बस अल्हम्दुलिल्लाह। और बस इसी तरह बस चलता रहा। और जब फिर बच्ची मैंने दी उनको, घर की बात थी, एक देखा भला लड़का था, अच्छा लड़का था, आपके सामने ग्रोन हुआ था, हमारे साथ ग्रोन हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज इनका क्या मुकाम है। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है। और ताल्लुकात माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे हैं, तभी तो साथ बैठे हैं। हाँ जी बिल्कुल। साहब एक वो बात एज एन बुजुर्ग मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी और इनके वालिद मोहतरम की, मरहूम वालिद मोहतरम की, और रमज़ान के वसीले से मैं ज़रूर चाहूँगा कि आज हम दुआ करें कि ना सिर्फ ये कि अनीस सवा साहब के वालिद मोहतरम, बल्कि वो तमाम मरहूमीन जो हमारे पिछली रमज़ानों में हमारे साथ थे, इस बार हमारे साथ नहीं, उनके लिए दुआ खैर फरमाएं, अल्लाह पाक उन्हें अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए। इनके वालिद साहब की एक दूसरी बात जी, वो भी इसी शोबे से वाबस्ता है जिस शोबे साहब हैं, वो रेडियो पाकिस्तान में थे, शायद अनीस भाई ज़्यादा बताएंगे वो। जी बिल्कुल, मैं इनसे ये सवाल मैं करने वाला था, मेरे इल्म में था। साहब मैं आपसे एक और सवाल ये पूछूंगा कि दोस्ती, यकीनी तौर पे आपके वालिद साहब, इनके वालिद साहब और आपके बड़ी गहरी दोस्ती रही है। दोस्ती के इस बंधन को जब हम रिश्ते में कन्वर्ट करते हैं, नो डाउट उस वक्त वो मौजूद नहीं थे, वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन जब ये दोस्ती का रिश्ता रिश्तों में तब्दील होता है तो आप समझते हैं कि दोस्ती और मुस्तहकम होती है इससे ज़्यादा? बिल्कुल मुस्तहकम होती है। देखो ना, एक तो देखा भाला आमतौर पर बच्ची के माँ बाप को हमेशा एक फिक्र होती है कि बच्ची को इतने लाड प्यार से आदमी पालता है और फिर इसका क्या फ्यूचर होगा, जिगर का टुकड़ा। तो यहाँ तो सब चीज़ देखी भाली थी, बिल्कुल कोई मसला नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बड़ा खुश हूँ, मेरी बेटी भी बड़ी खुश है। तो इसी तरह के रिश्ते चलते हैं दुनिया में। अच्छा, मिला जुला रुझान रहता है हाई साहब, मैंने ये देखा है, मिला जुला रुझान रहता है। कहीं भी बेटी का कोई रिश्ता आता है, नो डाउट हम भी बेटियों वाले हैं और भी बहुत सारे लोग अहबाब हैं जो यहाँ सुन भी रहे होंगे, उनके लिए मशवरे के तौर पे कि क्या एक बाप जो है अपनी बेटी के लिए जब रिश्ते की कोई बात आ रही होती है तो क्या चीज़ें देख रहा होता है वो उस वक्त, इसकी उस बच्चे की एजुकेशन, उसकी फाइनेंशियल स्टेटस, उस बच्चे का रहन सहन, उसके दोस्त अहबाब, ये सब चीज़ें मिले जुले होती हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस किस चीज़ पर होता है? सारा मिक्सर है ना। देखो ना, सिर्फ लड़का अच्छा होने से भी काम नहीं होता है, बिल्कुल। लड़की को फिर रहना है ससुराल में, तो सब कुछ माँ बाप को भी देखना पड़ता है, बिल्कुल पूरा खानदान को देखना पड़ता है। लड़का तो एक फैक्टर है ज़रूर है कि वो अच्छा होना चाहिए, उसकी आदतें अच्छी होनी चाहिए, सोबत अच्छी होनी चाहिए, वो तो एक जगह पे है। लेकिन सबसे बात ज़्यादा बच्ची को अपना टाइम कहाँ गुजारना है, सास के पास। बिल्कुल। तो उसका रवैया फिर एक बच्ची एक बिल्कुल नए माहौल में जाती है। देखो ना, हमारे आमतौर पे बच्चियाँ भी क्या 17-18 साल में शादियाँ हो जाती है बच्चों। बिल्कुल वो बिल्कुल क्या मैं कहूँ कि फिर वो एक नई जगह पे जाती है, उनका फिर टेस्ट अलग होगा, इनका टेस्ट अलग होगा, इनकी जिस तरह पली होगी वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग होगा। फिर इसमें वो तो फिर पूरा ससुराल के ऊपर डिपेंड करता है कि अपनी बहू को किस तरह वो लोग लेके चलते हैं ना। बिल्कुल। तो आमतौर पे हमारे जो प्रॉब्लम जमात में, आप भी जमात में होते हैं, मैं भी होता हूँ, तो यही प्रॉब्लम आता है
कि 6 महीना साल के बाद प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो शायद एडजस्टमेंट प्रॉब्लम है। देखो ना, आप एक बच्ची जब नए घर पे जाती है तो कम से कम उनको 2 साल तो चाहिए एडजस्ट होने में, लेकिन फिर वो ससुराल में वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। बिल्कुल सही। तो इसलिए सब ज़्यादा जब आप देखें ना, प्रॉब्लम यही हो रहा है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। इसी किस्म की बिल्कुल एक नए माहौल में जाती है ना, उनका रहन सहन, उनका खाना पीना, सब चीज़ में फ़र्क होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो तो थोड़ा बर्दाश्त करना है, थोड़ा टाइम, रिश्ते को हमेशा टाइम दिया करो। जब तक टाइम मिलता रहेगा नहीं दोगे रिश्ता आप नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया ऐसा। तो हमारे लिए तो, मेरी तो खुशकिस्मती कि हमने तो सारा अपना घर में ही अपनी बेटी को क्या बात है, क्या बात है। जैसे मतलब एक घर से निकल के पड़ोस अपने घर में चली गई है। ये अनीस सबा लाखाना, किसी ज़माने में अनीस भी हुआ करता था, अब अनीस सबा लाखाना अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने आपको इतनी इज़्ज़त बख्शी है। पहले तो मैं इस सफ़र से पहले यकीन तौर पर ये बात सामने आई है कि नो डाउट आज का मौका है और हम याद भी करें अपने उन बुज़ुर्गों को। वालिद मोहतरम यकीन बहुत कम उम्री में आपसे जुदा हुए हैं और वो सफ़र, वो सारा सफ़र किस अंदाज से गुजरा, मैं चाहूँगा कि ये उन लोगों के लिए खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, इस किस्म की सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए किन किन सहारों की ज़रूरत पड़ती है और अनीस ने उस सारे एरा को, यानी उनकी फैमिली ने इस एरा को कैसे गुजारा। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया और मेरे लिए आज का प्रोग्राम इसलिए भी स्पेशल है कि आज साहब भी तशरीफ़ फरमाएँ और दूसरी बात यह कि मेरे वालिद के लिए जब बात हो रही है, आज तक कभी मेरी तारीख़ में कभी मेरे वालिद साहब के लिए इस तरह बात नहीं हुई, तो मैं तो समझ ले इमोशनल हो रहा हूँ कि मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। तो मैं तो सच्ची बात बताऊँ कि मैंने अपने वालिद साहब को तो देखा ही नहीं है, क्योंकि मैं सारी बात है 2-3 साल का हो गया, 4 मतलब तस्वीरों में मैंने देखा है और जो कुछ सुना है, इनसे सुना है, वालिदा से सुना है, ये कि मेरे वालिद साहब टीचर थे और नंबर 2 स्कूल में पढ़ाते भी थे। इसके अलावा शायद वो एक स्ट्रगल, इनकी भी स्ट्रगल लाइफ थी उस वक्त और इनकी भी स्ट्रगल लाइफ थी, तो ये शाम के वक्त कोई ठिया भी लगा लेते थे और उसके अलावा गुजराती डिपार्टमेंट जो रेडियो पाकिस्तान का हुआ करता था उसकी मॉनिटरिंग भी करते थे। तो इसके अलावा जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते थे ट्यूशन फ़ीस, तो उनको फ्री में तालीम भी दिया करते थे। क्या बात है। फिर इसके अलावा फिर वो बेहतर मुस्तकबिल के लिए वो बाहर चले गए, तो उसके बाद फिर हमारी मुलाकात नहीं हुई। दारी बात मेरी तो पहले भी नहीं हुई थी, हम छोटे से ही थे। तो ये थोड़े सर्वाइवल का वो स्टेज क्या पता चलता है, नो डाउट आप बहुत छोटे थे, शायद आपको इल्म ना हो, लेकिन जो सर्वाइवल का वो स्टेज था, मुश्किल वक्त गुजारा आपने। देखिए सच्ची बात मैं बताऊं कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यतीम, ठीक है। और एक मैं वाक़या आपको सुनाता हूँ बिल्कुल मुख्तसर, क्योंकि आपके पास टाइम इतना ज़्यादा है नहीं, तो मैं ज़िम्नन एक बात बताऊँ। एक मैंने किसी आलिम से सुना था कि एक मतलब एक बच्चे का, एक सहाबी का बच्चा जो है वो मदीने पाक में कहीं गुम हो गया। अब ज़ाहिर उस वक्त व्हाट्सएप तो था नहीं, ना सोशल मीडिया था कि अब तस्वीर लग जाए पता चल जाए, तो गली गली में वो तलाश कर रहे थे। तो फिर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में जब पहुँचते हैं तो कहते हैं या रसूलल्लाह मेरा बच्चा मुझे नहीं मिल रहा, बहुत तड़प रहा था, काफ़ी देर से ढूंढ रहा था। तो एक और शख्स वहाँ बैठा हुआ, तो उसने कहा कि तेरे बच्चे का हुलिया गया है। उसने कहा ये हुलिया, बोला उस जगह पे चले जाओ, वो बच्चों के साथ खेल रहा है। तो वो जब सुना तो वो दीवाना भागा उस तरफ, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बुलाया और कहा जब तुम अपने बच्चे के पास जाओ ना तो उसे जो है बेटा करके नहीं बुलाना, नाम लेके पुकारना। तो फरमाई ये इसमें क्या हिकमत है? भला हिकमत ये कि तेरे जज्बात इस वक्त इतने तुझ पे हावी हुए हैं कि तेरे बेटे कहने में इतनी कसक होगी, ये मफहूम अर्ज कर रहा हूँ, कि हो सकता है वहाँ पे कोई यतीम बच्चा हो, तो उसको ये हो तो इतना यतीमों का ख्याल रखने वाले, इतना एहसास ना कि हमारे सर पे भी साया नहीं है अपने बाप का। तो हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह सच्ची बात है कि मैं तो जब होश संभाला तो फिर मुझे पता चला कि मेरे वालिद साहब के अंदर, क्योंकि हमें तो इन्होंने बहुत, मेरी वालदा ने, इन्होंने, सब ने इतना लाड से पारा, हमें तो पता ही नहीं चला। सच्ची बात है, जो बिल्कुल फेयर इनफ बात करूँगा, हमें नहीं पता चला। काफ़ी अर्से बाद पता चला कि हाँ हमारे वालिद साहब नहीं है, अदरवाइज हमें नहीं पता चला। क्या बात है, यानी कि अल्लाह पाक ने कुछ ऐसे सहारे मैं कहता हूँ कि पैदा रखे हुए थे इनके लिए कि शायद इनको वो एक मुश्किल वक्त होता है, नो डाउट। यादें तो सबकी रहती हैं और कोई शख्स भी हमारा जो है ना हमसे जुदा हो, ख्वाह उसकी अहमियत किसी भी अंदाज़ की हो, लेकिन जब बाप जैसी अहमियत वाला कोई शख्स जिसकी सरपरस्ती में रहते हैं, अगर वो हमसे जुदा होते हैं तो वो गैप तो रहता है, लेकिन उस गैप को किस तरह से फिल किया। हाई साहब आपके मामू तो हैं ही, सुसर भी हैं, अगर ये दो शख्सियात में से मैं चाहूँ कि ज़्यादा बेहतर क्या हैं
मामू ज़्यादा बेहतर हैं या सुसर ज़्यादा बेहतर हैं? तो ये क्योंकि हमारे घराने के सवाल भी है, तो ये घराने का सवाल देखिए, आपसे इनको बनता सुसर ज़रूर तो आपने कभी आज तक समझा ही नहीं है ना, इन्होंने हमें दावा समझा है। तो ये इसलिए क्या बात सुसर है। वाला तो सब्जेक्ट खत्म ही हो गया। बाप बेटा और सरपरस्ती हाँ, वाली तो वो बात है। तो शुरू से शादी से पहले, जब जारी बात है, मुझे तो नहीं पता था कि मेरा रिश्ता इनके यहाँ पे होगा इस तरह, तो कभी हमने इस तरह सोचा ही नहीं। ये तो जारी बात, हमारी सरपरस्ती इन्होंने की है, तो वो दामाद वाला तो नहीं हुआ कभी। हाई साहब की ज़ाती अपनी एक शख्सियत का अलग कैरिज्मा है, जिससे नो डाउट मैं कह रहा हूँ कि जहाँ भी बैठते हैं एक अपना हल्का अहबाब बनाते हैं, और ये इनकी शख्सियत की एक बड़ी जो है ना, मैं कह दूँ अल्लाह पाक ने इन्हें रूह पर शख्सियत इसलिए दी है कि आसपास जहाँ भी बैठ जाएं वहीं से समझते, कहते हैं ना, जहाँ खड़े हो जाएं वहीं से लाइन शुरू होती है। कैसे आप खुद कैसे देखते हैं एज एन इनके बेटे की हैसियत से, अगर मैं कहूँ हाई साहब के इन कामों को? मैं अगर न्यूट्रल होकर बात करूं, क्योंकि देखिए करीबी होकर बात करूंगा तो मैं ज़ाहिर बात तारीफ़ ही करूंगा, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हकीकत बात होती है, जो सच्ची बात दूसरे में हो तो वो बतानी चाहिए। सबसे जो दो बुनियादी चीज़ें हैं ना, जो मैं इनकी शख्सियत में मैंने खुद भी कोशिश की इसको अडॉप्ट करूँ, ये इनको भी नहीं पता होगा जो मैं इनको देखता हूँ। क्या बात है? एक तो ये कि ये बेईमान आदमी नहीं है, इनको आप करोड़ों रुपए दे दो, अरबों रुपए दे दो, आपका 1 रुपये इधर उधर नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इनके पास इस तरह लोग पैसा दे के जाते हैं ना, तो अच्छे अच्छे लोगों का दिमाग ख़राब हो जाए। और दूसरी बात है कि ये जो मैंने इनमें देखा है, जो उसको मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अडॉप्ट करूँ, कि किसी का फ़ायदा करने में, अगर जैसे मैं आपका कोई काम करा दूं और मुझे आगे से कोई रकम नहीं लगी है, तो मैं आपसे कह दूं कि यार आपके जो है ना 1 लाख रुपए लग गए, तो आपका इतना बड़ा काम था, मुझे दे दोगे? मैंने कभी ये नहीं देखा कि बड़े से बड़ा काम कराया और उसने हाँ भी कह दिया हो, क्या जो खर्चा हो लेना, अगर खर्चा नहीं हुआ तो 1 रुपया नहीं लेगा। ये मैं आपको ज़बान से बात कर रहा हूँ और सच्चे दिल से बात कर रहा हूँ। ये 2 खूबियाँ बहुत बड़ी हैं, बस इससे आगे आप क्या कह सकते हैं। यही इंसानियत है। मैं तो कहता हूँ कि आज जिन 2 खूबियों का जिक्र मैंने कहा था ना, कि ये वही लोग होते हैं, ये आसानी से जो है ना, जिसे मैं अपने ज़मीन समझता हूँ कि हम ऐसे इज़्ज़त नहीं दी जा करती। इज़्ज़त पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होती हैं उस पर्दे के पीछे, जिसको शायद आज अनीस सबा ने अपने अल्फाज में बयान करने की कोशिश की है। और नो डाउट हाई साहब जितनी बड़ी शख्सियत के मालिक हैं, और शायद हम हमेशा छोटे ही रहेंगे और हम छोटा ही रहना पसंद करेंगे, क्योंकि जब हम छोटे होंगे तो शायद इनसे कुछ लेने की सादत भी हासिल करेंगे। वक्फे के लिए कहा जा रहा है, और फैमिली के इस पर्टिकुलर सेगमेंट में तो आज बहुत सारे, मैं कहता हूँ कि चश्मकुशा राज जो है ना वो अफशा हुए हैं। और नो डाउट इससे पहले भी हमारी नज़र में हाई साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत थे। आज हाई साहब आपका कद हमारी नज़रों में और बुलंद हुआ है। वक्फे पे चलते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं फिर इनकी प्रोफेशनल लाइफ और इनसे जमात के बारे में, और यकीन तौर पर इनसे डिफिकल्ट एरिया और इनकी रियल एस्टेट के हवाले से गुफ्तगू होगी। हमारे साथ रहिएगा। खुशामदीद एक बार फिर। और रमज़ान घराना
कि इस खूबसूरत आगाज़ में बहुत खूबसूरत कलाम से अनीस सबा अल्लाह खान ने आगाज़ किया। उसके बाद क्या गुफ्तगू हुई है इन दो अहबाब के दरमियान, आज मेरी यकीन तो खुद मेरे लिए भी एक बड़ी अहमियत की और सीखने का अमल था ये सारा का सारा। भाई साहब, इस बार गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगा। कुतियाना मेमन एसोसिएशन के सदर मुंतखब होने के बाद, इसमें कोई शक की बात नहीं, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा या कैमरे के सामने नहीं कह रहा, ये ऑफ द रिकॉर्ड जहाँ भी बात होती है, पर्दे के पीछे भी बात होती है कि जिस अंदाज से, जिस तेज़ी से आपने कुतियाना को एक मेन स्ट्रीम जमात के तौर पे लाने की कोशिश की, गो कि ये खुद इटसेल्फ एक बहुत बड़ी जमात थी। क्या क्या चैलेंजेस थे भाई साहब जब आपने इस भागदौड़ को संभाला, और क्यों आपका इंतखाब किया गया, क्यों आप पर नज़र करम ठहरी उन तमाम अहबाब की कि हाई साहब जो हैं शायद वो बेहतर चॉइस होंगे इस बार के लिए, ताकि बेहतर से बेहतर तरक्की की राह को अपनाया जा सके? अल्हम्दुलिल्लाह 2011 से मैं जमात में इन्वॉल्व हूँ, और उसके बाद हॉस्टल का भी मैं 5 साल चेयरमैन रह चुका हूँ, कुतियाना मेमन हॉस्टल का, एजुकेशन का भी चेयरमैन रह चुका हूँ, कुतियाना मेमन हाउसिंग का भी चेयरमैन रह चुका हूँ। इसके बाद 3-4 साल फिर मैं जमात से हट के फिर अपने कुछ जाती मसरूफियात, कुछ चलते थे वेलफेयर का काम ही, तो फिर उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की फिर दोबारा कि आप प्रेसिडेंट बन जाएं। बोला चलो प्रेसिडेंट की भी ट्राई कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक 1.25 साल ही हुआ है हमको। अब सबसे बड़ा जो फ़ायदा हुआ ना कि जो हमारी जो एक कम्युनिकेशन गैप थी बीच में सीनियर्स और यंगस्टर में, जी, उस गैप को मैंने सिर्फ कम किया है और कुछ नहीं किया है। समझ रहा हूँ मैं 50% में यंगस्टर को लेके आ गया, और आज मैं हमेशा मैं कहता हूँ कि आज के जो यंगस्टर है ना, वो सारा फैमिली बिजनेस को उन्होंने टेक ओवर कर लिया है माशाल्लाह। ऐसा ही है। और अल्हम्दुलिल्लाह जदीद टेक्नोलॉजी ये वो बड़े आगे पहुँच गए हैं ना। जब वो जमात में आ गए ना तो जमात में 4 चांद लग गया। वो बहुत ही एनर्जेटिक एक्टिव लोग हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो कम्युनिकेशन गैप था जो ख़त्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अभी और बहुत कुछ करना है, तो इंशाल्लाह ये साल के अंदर ये देखा आपने देख लिया कि हम कहाँ से कहाँ पहुँचे हुए हैं। सदर की हैसियत से डोनर्स का एतमाद बहाल करना, मतलब ये बड़ा चैलेंजिंग होता है। ख़ास तौर पे देखें रमज़ान के ही खूबसूरत और रूपरवा इज्तिमात हैं, इसी में हमारी कोशिश भी होती है कि अगले पूरे साल के लिए हमें कुछ ना कुछ लेके जाना पड़ता है। ये एतमाद बहाल करने के लिए हाई साहब को कितनी मेहनत करनी पड़ी, या किस तरह से उनको कन्विंस करना पड़ा? या सबसे पहले तो अपनी जमात के अंदर अपने ब्रांड से लेकर आया, जो कुतियाना के ब्रांड्स जिसको मैं कह सकता हूँ कि भाई अपने अपने सूबे के अंदर जो एकदम माहिर जो लोग थे, साहिब हैसियत थे, उनको जब मैंने ऑन बोर्ड किया थोड़ा टाइम लगा, लेकिन वो आ गए और वो चाहते भी थे। देखो उनको क्या चाहिए, उनको प्रोटोकॉल चाहिए, पैसा बहुत है इनके पास अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और देखो ज़कात निकालते हैं, ज़कात कहीं ना कहीं तो जाती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उनको देखो इज्जत और रिस्पेक्ट, इनके पेरेंट्स वगैरह इनकी फैमिली को तो हर जमात का मालूम है कि वो क्या करते हैं। लेकिन ये जो यंगस्टर है ना, ये बिल्कुल नावाकिफ़ है कि जमात क्या करती है। मैं तो कहता हूँ बच्चा जब माँ के पेट में होता है तब से जमात की मदद शुरू हो जाती है, जब तक अल्लाह को प्यारा नहीं होता है। मुख्तलिफ मराहल में एजुकेशन है, हेल्थ है, काफ़ी चीज़ों में जमात मदद करती है ना, हर जमात करती है, बिल्कुल करती है। तो ये जो यंगस्टर है ना, जो नई नस्ल है, इनको सब चीज़ नहीं मालूम है, इनको आपको समझाना पड़ेगा। और मैं सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपकी ज़कात की आप 15 से 20% या 25% अगर जमात को दे देना तो जमात को कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या बात है हाई साहब। हाउसिंग आपका बड़ा तुर्रा रहा है, नो डाउट के कुतियाना मेमन कॉम्प्लेक्स जो है ये आपकी एक ऐसी शानदार यादगार है कि ता देर याद रखी जाएगी। लेकिन हाउसिंग से पहले मैं एजुकेशन की बात करूँगा। एजुकेशन में आपने महसूस किया कि नो डाउट कुतियाना मेमन एसोसिएशन जो है वो एक अलग ही बात है। कुतियाना मेमन एसोसिएशन की जो एकेडमीज़ हैं, जो इनके स्कूल्स हैं, आप इसको मुसलसल लेके चल रहे हैं। आप समझते हैं कि अभी आपका हालिया एक बहुत बड़ा एजुकेशन का प्रोग्राम भी हुआ, और ये जो अप्रिसिएशंस हैं ये भी एजुकेशन के बढ़ावे में बड़ा मदद देती हैं। देखो आप अप्रिशिएट बच्चों को करेंगे तो आगे जाएंगे ना। तो हर स्कूल के, देखो मैं तो बोलता हूँ हर जमात के प्रोग्राम होते हैं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये कोविड की वजह से कुछ ऐसे हो गया था कि 2-3 साल के पेंडिंग हो गए थे प्रोग्राम। तो हमने लास्ट ईयर किया, लास्ट मार्च में 4 साल का प्रोग्राम किया। फिर इस मार्च के अंदर 4-6 दिन 8 दिन पहले हमने एक दूसरा, अब तो रेगुलर हर साल ये होना चाहिए बिल्कुल, जब तक आप बच्चों को अप्रिशिएट नहीं करेंगे। तो कुतियाना एजुकेशन की तो फिर बात ही क्या करनी है। कुछ दिनों पहले ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन का डेलीगेशन आया था कि आप हमको एडवाइस करें कि हम किस तरह बाकी स्कूलों को भी लेके चलें। बिल्कुल सही। देखो जब कोई चीज़ प्रोफेशनल लोग चलाएंगे ना तो आप कामयाबी है। अगर हमारे आमतौर पर जमातों में क्या होता है
कि वो फील्ड के लोग प्रोफेशनल नहीं होते जिनको काम दे दिया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही ऐसा ही है। तो हमने तो क्या है, तो हॉस्टल हमारे प्रोफेशनल चलाते हैं, हमारी एजुकेशन हमारे प्रोफेशनल चलाते हैं, जहाँ हमारी कोई रुकावट कोई मुदाखलत नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही है। वो एडमिशन का मामला हो, कुछ भी मामला होगा, मेरिट पे सब काम होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह कुतियाना मेमन एसोसिएशन के जो एडमिशन है वो सिर्फ 2 घंटे में ख़त्म होते हैं। 2 घंटे में। और ये बात तय भी है और क्यों है नाज़रीन कराम, आपको शायद अंदाज़ा नहीं कि मेमन कम्युनिटी के सिर्फ ये वाहिद स्कूल है जिसको रिसेंटली अमेरिकन गवर्नमेंट ने अपने ख़र्चे पर अमेरिका बुलाया, उन्हें कई ऐसे मकामात का विज़िट कराया। तो ये कोई आसान बात नहीं। इस स्टेज तक या इस लेवल तक पहुंचने के लिए हमारे कई ओ लेवल्स और ए लेवल्स ब्रांडेड स्कूल जो है ना, शायद वो भी नहीं पहुंच पाए जहां कुतियाना मेमन एजुकेशन डिपार्टमेंट ने या उनके एजुकेशन बोर्ड ने यहाँ तक पहुंचाया। तो ये एक बहुत बड़ी तो जिस तरह की हम जो फीस लेते हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते। 2000 लेते हैं, उसके अंदर भी समझो 50%। कभी मैं क्या कहूँ कि ये देखो ना, ये तो हमारे डोनर्स की सफ़क़त है कि आज हमको इतना पैसा देते हैं कि वहाँ इतने गरीब लोग पढ़ते हैं। और जो आप जो कह रहे हैं नासा जो हमारे बच्चे गए ना, वो सब लियारी के और खारादर मिटादर के बच्चे थे। क्या बात है, नासा का विजिट किया है लियारी, हमारे लियारी के उन बच्चों ने, KMA एकेडमी के बच्चों ने। तो ये बड़ा हमारे लिए बड़े जो है ना खुशी की बात है। हाई साहब, हाउसिंग पे बात करके फिर मैं यकीन तौर पर एक पूरी बरादरी जो है, पूरी कम्युनिटी जो है ना, वो शायद हाउसिंग पर वो काम नहीं कर पाई और टुकड़ों टुकड़ों में ज़रूर हुआ। बड़े बड़े मैं एक पिछले प्रोग्राम में आपसे बात हुई थी कि एक फैसलाबाद से या पंजाब से आके बंदा बहरिया टाउन बना के चला जाता है कराची के अंदर, इतनी बड़ी जगह पर। मैं और आप शायद उस लेवल पर नहीं जा सके, लेकिन कुतियाना मेमन कॉम्प्लेक्स एक जिंदा मिसाल है कि अगर कोशिश की जाए तो कम से कम इस लेवल के हम प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं अपनी बरादरी की सहूलतों के लिए। जहाँ चंद लाख में एक चीज़ अब वो लाखों करोड़ों तक पहुँच गई है, वहाँ के रहने वालों के लिए एक बेहतरीन एसेट अब भी है इनके लिए। इस कॉम्प्लेक्स को बनाने की वजह और फिर अब इसकी जिसको आप देखते हैं इस बनी बनाई इमारत को, इसमें आते जाते लोगों को देखो, उस वक्त तो जो कॉम्प्लेक्स बनाने की बड़ी वजह थी कि उस वक्त बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कराची की बहुत ही ख़राब थी। जी। तो हम चाहते थे कि कुछ ऐसे डिस्टर्ब एरियाज़ हैं, वहाँ से हम अपनी फैमिलीज़ को निकालें तो कोई अच्छी जगह पे लेकर जाएं। तो एक सिलसिला था। उस वक्त प्रॉपर्टी सस्ती थी, इतनी महंगी नहीं थी जो आज हो गई है। बिल्कुल सही। तो आज तो हमको चाहिए कि फेडरल बी एरिया जिस तरह बना ना, आज उस टाइप की कोई चीज़ होनी चाहिए, सोसाइटी बनना चाहिए कि जहाँ हर कौम के कुछ ना कुछ कोई बड़ी या ज़मीन लेके हम कहते हैं कि भाई कुतियाना इतने को चाहिए तो कुतियाना ले ले, बाटवा ले ले, जेतपुर ले, धोरा जिले, बाकी जमातों भी, और एक बहुत बड़ी कॉलोनी बन जाए। इस किस्म की कोशिश होनी चाहिए और उसके लिए मेरे ख्याल में कोशिश कर भी रहे हैं। फेडरेशन के लेवल पे भी हो जाए कि गवर्नमेंट की तरफ से या कोई इतनी बड़ी ज़मीन ले लें जहाँ हम 120 गज 80 गज के इस तरह के कुछ कमर्शियल प्लॉट्स भी इसमें निकले। बिल्कुल। और इस तरह आप देखो ना, फेडरल एरिया के अंदर आज एक प्लॉट 120 इसका 3-3.5 करोड़ रुपए का है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये क्या था, 5-6 हज़ार रुपये में हमने दिया था। बिल्कुल सबने लिया था, ऐसे ही दिया था। 700-800 में आगाज़ होता था ऐसा इसका। तो इस तरह आपको करना पड़ेगा, इसके सिवा कोई चारा नहीं है। आज ज़मीन की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि एक आदमी सोच भी नहीं सकता या जमात सोच भी नहीं सकती कि आज इतने बड़े बड़े फ्लैट बना के वो दे सकेंगे। आज करोड़ों अरबों रुपए की बात हो गई ना। बिल्कुल ऐसा ही। इस सिलसिले में हमने देखो, मैं तो वही कह रहा हूँ कि हमारी जो कामयाबी कुतियाना की कि हमारे पास जो ब्रांडेड बिल्डर्स है वो भी हमारी उसके अंदर हमारे शामिल है हमारी टीम के अंदर, जैसा कि फलकनाज है, रूमी बिल्डर्स है। तो इस तरह बेरिया की बात करें तो नादिर रोजा जैसे लोग भी हमारे साथ हैं। अब एक फयाक सलमान ने हमको 1 एकड़ का प्लॉट दिया, सलीम रूमी साहब ने 1 एकड़ का प्लॉट दिया। तो ये, लेकिन ये मामला टाइम लेवा है ना, एक दिन के अंदर तो बिल्डिंग नहीं बन जाती है, डेवलपमेंट होती है, सब कुछ होती है, लॉन्ग टर्म सब प्रोजेक्ट्स हैं। तो इंशाल्लाह हमने तैयारी करके रखी है। इंशाल्लाह 2-5 साल में आप देखेंगे इसी तरह से हमारे कुछ ना कुछ हमें आपकी तरफ से मिलने वाला है। ये हर जमात को ही करना चाहिए। देखो ना, ये आज जो बिल्डर कम्युनिटी कराची के अंदर छाई हुई है वो हर जमात के लोग हैं उसके अंदर। बिल्कुल है। उनको ओन बोर्ड लेने की जरूरी है और सारे दिलेर लोग हैं। मेमन को तो अल्लाह ने एक बड़ा दिल दिया है। बिल्कुल। तो एक कोशिश करने की बात है, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। तो लेकिन आज आप प्लानिंग करेंगे तो आप 5 साल 7 साल के बाद उसका फल खाएंगे। बिल्कुल। तो आपको प्लानिंग आज से करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रॉपर्टी जिस तरह बढ़ रही है तो आपको आज ही इसके लिए सोचना पड़ेगा। आगाज़ करना होगा। आगाज़ करेंगे तो शायद इख्तिताम तक पहुँचेंगे और शायद इस बार भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि यह आगाज़ कुतियाना की जानिब से ही होगा। अनीस, सोशल सेक्टर मुझे लगता है कि आपको वदीयत घुट्टी में मिल गया है। ये सारा सोशल एलिमेंट जो है अपनी इस खूबसूरत और बड़ा अहम तरीन टैलेंट जिसे कहते हैं कि हुजूर की मदह सराई का ये गॉड गिफ्टेड ही होता है। लेकिन आपके वालिद मोहतरम का जो हमने सुना है रेडियो पाकिस्तान से रिश्ता,
तो ये एक इसके अलावा जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं आपकी, आप सोशल वेलफेयर सोशल और कल्चर सेक्रेटरी हैं डिपकलेरिया के, ये आगाज़ जो है कैसा लग रहा है और इसमें क्या इरादे हैं आपके करने का? बहुत शुक्रिया दोबारा आपने डिपकलेरिया की जहाँ तक बात की। ये एक फ़लाही इदारा है और इसके अंदर तकरीबन 31 हमारे मेंबर हैं जिनका आइन बना हुआ है, और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो रजिस्टर्ड जमात है, और इसके बाकायदा इलेक्शंस होते हैं, और इलेक्शन भी इस तरह नहीं है कि बहुत कांटे के मुकाबले, क्लिफ्टन यानी CL यानी क्लिफ्टन और डिफ यानी डिफेंस, इनके सारे जो हमारे रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं, एक एक शख्स के पास हम कोशिश करते हैं कि हम पहुँचें, वोट की दरख्वास्त करें। बहुत दूर दूर तक हमें जाना पड़ता है, मतलब कोई 3rd फ्लोर पे है, कोई 4th फ्लोर पे है, कोई ग्राउंड पे, तो एक एक बंदे के पास जाना और मिलना, और बड़ी मोहब्बतों का तबादला होता है। फिर इसके बाद अपने आप को इलेक्शन में पेश करना, फिर वो वोटर के ऊपर है कि आपको सेलेक्ट करते हैं या नहीं करते। तो बहरहाल ये एक तरीक़ेकार होता है। तो हम डिपकलेरिया का मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। तो हमारे फलाही काम है, इसके मेरे ज़िम्मे जो है ख़ास तौर पर यह आता है कि हम जो इवेंट्स आते हैं, मीलाद का इवेंट्स होता है, जो हज वगैरह जितने भी इस्लामिक इवेंट आती हैं या दूसरे इस तरह के जो सोशल इवेंट आते हैं, तो वो मेरे ज़िम्मे करम मेरे ज़िम्मे आते हैं, तो फिर मैं उसको करता हूँ, इस तरह से मेरे अंडर आती है। अच्छा, इसमें एक स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा इवेंट होता है, और नो डाउट कि आपका हो सकता है कि आपका डिपार्टमेंट ना हो, लेकिन बड़ा ही मशहूर है, और ये आप समझते हैं कि ये गैदर करने की कोशिश है तमाम आपकी सनत से, आपके शोबे से वाबस्ता उस पर्टिकुलर एरिया में? जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारा तो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी भी नामजद जब होता है, वो भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता है। फिर इसके बाद जब वो सेलेक्ट हो गया तो फिर वो बड़े बड़े इवेंट, अभी हमने स्नूकर का इवेंट करवाया बहुत बड़ा डिफेंस में। फिर अब इंशाल्लाह ताला हम जो कुछ और स्पोर्ट्स के इवेंट्स हैं वो करने के लिए जा रहे हैं, और वो बहुत हाई लेवल के होते हैं। अगर क्रिकेट का भी होगा तो वो ये मोइन खान एकेडमी में होगा, और बहुत हाई लेवल का होगा। तो ये नहीं, टॉप ऑफ द लाइन, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्पोर्ट्स कवर करने का मेरा तजुर्बा रहा है। ये डिपकलेरिया जो है ये टॉप ऑफ द लाइन कराची के टूर्नामेंट्स में से एक है, खास तौर पर अगर मैं टेप बॉल क्रिकेट की बात करता हूँ। फिर हेल्थ में बड़ा काम कर रहे हैं। यस, हेल्थ के हवाले से मैं जरूर चाहूँगा। हेल्थ कार्ड है हमारे जो है हेल्थ के हवाले से हमारे सरदार जफ़र साहब हैं, तो वो जो है इसको देखते हैं, तो बड़ा उनकी सपोर्ट भी होती है। सारी बात है, हम लोग जब ब्लड जमा करना होता है या इस तरह, तो अल्हम्दुलिल्लाह डिपकलेरिया एक पूरा मुकम्मल इदारा है अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी नाज से मैं इख्तिताम जरूर चाहूँगा, लेकिन एक सवाल वाकई हेल्थ के हवाले से हाई साहब रह गया। कुतियाना का हेल्थ का सेक्टर भी नो डाउट, हमारी जितनी भी हॉस्पिटल्स हैं आपके ज़ेरे साया या आपके जो अलग बोर्ड्स के ज़ेरे साया हैं, हेल्थ में अब तक की कुछ थोड़ी सी काविशें, और अभी रिसेंटली मुझे याद है कि बहुत सारे बच्चों को आपने एक नया सिलसिले का आगाज़ भी किया है, जिसके लिए आपसे रब्ता भी रहा मेरा, और कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्सेज भी आपने अनाउंस किए हैं अपने हॉस्पिटल्स के अंदर। देखो, मैं ये कह सकता हूँ कि कुतियाना हॉस्पिटल और भी काफ़ी हॉस्पिटल है, एक मुकम्मल हॉस्पिटल है, और रिसेंटली हमने कैथ लैब लगाई है, मतलब ओपन हार्ट सर्जरी भी कुतियाना में हो रही है। इससे बड़ी बात क्या चाहिए? क्या बात है। मतलब ये कि ये ओपन हार्ट सर्जरी किसी छोटे मोटे हॉस्पिटल को ये मंसूब ही नहीं की जा सकती, ये शायद ये होता ही तब है, और इसकी परमिशंस या इसकी जितनी भी इसकी सारी जो टेक्निकलिटीज़ हैं, एक्सपर्टीज चाहिए उसके हाँ, लिए। वो एक्सपर्टीज़ ही तभी आगे जाती हैं जब किसी हॉस्पिटल का नाम हो। तो कुतियाना में हॉस्पिटल भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक कह सकता हूँ कंप्लीट हॉस्पिटल है, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर वेलफेयर भी हमारा वहाँ हॉस्पिटल में 24 घंटा चलता है। जिस तरह आई साहब, इस मौके पर मैं ज़रूर चाहूँगा कि कैमरा हाजिर है, अगर आप इस कुतियाना मेमन एसोसिएशन के हवाले से सदर की हैसियत से कोई दरख्वास्त करना चाहें अपने बच्चों से, उन तमाम नौजवानों से, ताकि फिर हम देखो नात की तरफ चलते हैं, या आप डोनर से? भाई मैं तो डोनर से ही बात करूँगा। देखो, जो चीज़ आप वेलफेयर जितना भी चाहे कर लें, काफ़ी चीज़ें हम नहीं भी कर सकते होंगे, ख़ास करके अपना डोनेशन की वजह से। तो मैं इसके पहले भी आपको कहा कि भाई मैं डोनर से मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई आपकी टोटल जमात का 20-25% हम अपनी अपनी जमातों को दें, ताकि वो फलाह काम कर सके। देखो, हम डिपेंड ही करते हैं डोनर्स के ऊपर, डोनर्स पैसा देंगे। आज हम चाहते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा दें, एजुकेशन है, हेल्थ है, हर जगह पे जमातों में जितने शोबे हैं सबको सब जगह आपको पैसा चाहिए। बिल्कुल, और जितना दोगे उतना काम होगा।
नाज़रीन कराम, डोनर से ये रिक्वेस्ट यकीनी तौर पर रहती है, हर सदर की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने डोनर से मुखातिब हो और कुछ ना कुछ ऐसी बात ज़रूर कर जाए। हमारे इस रमज़ान घराना सेगमेंट का कमो बेश इख्तिताम हो चुका है, होने वाला है इस खूबसूरत नात के साथ, और हमारे अगले सेगमेंट रमज़ान दस्तरखान की तैयारियाँ भी अपने उरूज पर हैं। तो एक खूबसूरत नात के साथ हम आपसे इख्तिताम चाहेंगे रमज़ान घराना की, तो इस नात के साथ इख्तिताम होगा। बहुत शुक्रिया। और मैं मेरा भाई शाकिर लाखाना, मेरी वालदा ये उम्रे पे तशरीफ़ ले गई हैं, और पिछले साल हम लोग साथ थे, इस दफ़ा मैं नहीं जा सका किसी वजह से, तो मैं ये कलाम पेश करता हूँ वहीं की यादों को। पहले हमने काबतुल्लाह की याद को ताज़ा किया था, माशाअल्लाह, अभी हम मदीने पाक के हवाले से इंशाअल्लाह। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, क़ल्ब हैरा की तस्की वहीं रह गए, दिल वहीं रह गया, जान वहीं रह गई, हम उसी दर पे अपनी जबी रह गए, दिल वहीं रह गया, जान वहीं रह गई, हम उसी दर पे अपनी जबी रह गए। याद आते हैं हमको वो शाम सहर, वो सुकून दिलो जाओ रूह नज़र, ये उन्हीं का करम है, उन्हीं की अता, एक कैफियत दिल नशी रह गई, जिस जगह सजदारे की लज़्ज़त मिली, जिस जगह हर कदम उनकी रहमत मिली, जिस जगह नूर रहता है शाम सहर, वो फलक रह गया, वो ज़मीन रह गई, जिंदगानी वही काश होती बसर, काश बहज़ाद आते ना हम लौट कर, जिंदगानी वही काश होती बसर, काश बहज़ाद आते ना हम लौट कर, और पूरी हुई हर तमन्ना, मगर ये तमन्नाए क़ल्बे हज़ीं रह गई, दिल वहीं रह गया, जान वहीं रह गई, हम उसी दर पे अपनी जबी रह गए। फिर मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमज़ान, रब की नेमत 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 है रमज़ान। आपकी कुकिंग की तरह अजवा है यूनिक,
अजवा कुकिंग ऑयल और बनास्पति। अस्सलाम वालेकुम। द मेमन टीवी HD में आपकी मेज़बान महरीन मोटन हाजिर है। रमज़ान दस्तरखान में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपको जो रेसिपी बता रहे हैं वो है हमारे चिकन चीज़ बॉल और मसाला छोले। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, वक्त की कमी के बायस हम थोड़ा कुछ घर से आधा डन करके आते हैं, तो चलिए हम जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अच्छा, ये जो है चिकन चीज़ बॉल के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए मैश पोटैटो, और चिकन के अंदर में हम नमक, काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च और लहसुन अदरक और चाइनीज़ नमक, सोया सॉस डालकर चिकन को हम बॉईल कर लेंगे। चिकन बॉईल करने के बाद उसको हम रेशा कर लेंगे, और पोटैटो के अंदर में हमें नमक डालना है, काली मिर्च डालना है। इसके बाद जो है पोटैटो के अंदर हम चिकन के जो रेशा है उसको डालेंगे, और उसके अंदर चिकन का एक क्यूब रखेंगे, और फिर इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, बॉल का शक्ल दे देंगे। बॉल की शक्ल देने के बाद उसको अंडे के अंदर डिप करेंगे। और ये वैसे तो हम जो करते हैं ब्रेड क्रम्स के साथ करते हैं, मगर आज मैंने इसको सवैयों से किया हुआ है, जो बारीक सवैयाँ होती हैं उससे उसको कवर किया हुआ है। इस तरह हम सारे बॉल्स रेडी कर लेंगे और फिर हम इसे फ्राई करेंगे। दूसरी जो हमारी रेसिपी है वो मसाला चने हैं, मसाला छोले हैं, जिसमें हमें ज़रूरत है ब्लैक कलर के जो काले छोले होते हैं, वो मैंने बॉईल कर लिए हैं। और मैंने ये 2 आलू लिए हैं, 2 आलू को बॉईल कर लिया है। और इसके लिए हमें चाहिए नमक, कूटी हुई लाल मिर्च, इमली का जो है हमने इसका गूदा निकाल के इमली का एक पेस्ट बना लिया है, हल्दी, कड़ी पत्ता, और जो है ये एक मेरी सॉस है, बहुत मेरी मोस्ट डिमांडिंग सॉस है, नैंडो सॉस। इसको भी मैं इसके अंदर थोड़ा सा डालूँगी। चलिए अब हम चलते हैं अपने मसाला छोले की तरफ। तो सबसे पहले जो है हम इसमें चूल्हा जला लेंगे। अच्छा जी, इसको भी आपको बिल्कुल धीमी आंच में रखना है। इसके अंदर जो है हम डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल। एज़ यूजुअल कि नॉन स्टिक के बर्तन में जब आप बनाएंगे तो आपको ऑयल की बहुत कम मिकदार लेनी होगी। और कोशिश कीजिए कि रमज़ान के महीने में कोशिश करें कि रोज़ाना हम लोग बहुत सारी तली हुई चीज़ें खाते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें भी हों जो बहुत ज़्यादा ऑयल में पकी भी ना हो। अच्छा, ये मेरे पास कुछ कड़ी पत्ते हैं जिसको हम ऑयल में डालेंगे। और इसको हम फ्राई कर लेंगे। कड़ी पत्ते डालने के बाद जो है हमें इसमें डालना है, ये हमारे पास ये है चने हैं, बॉईल किए हुए चने हैं, बॉईल किए हुए आलू हैं, ये हम इसमें डालेंगे। आज हम मेहमान दस्तरखान में अपने साथ चने और चीज़ बॉल की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। मेमन टीवी आप लोगों के लिए लाया है इस साल रमज़ान दस्तरखान। प्लीज़ मेमन टीवी पे जाइए, उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उस पर कमेंट्स कीजिए। चलें जी, ये जो है हमारे कड़ी पत्ते जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं, हो गए हैं, और इसमें से कड़ी पत्ते की बहुत ही लजीज सी खूबसूरत सी खुशबू आ रही है। इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे, ½ टीस्पून हम डालेंगे धनिया पाउडर। धनिया पाउडर डालने के बाद
मुझे इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कड़ी पत्ते की। कड़ी पत्ते जो है हमारे लिए बड़े फ़ायदेमंद हैं, हमें उनको अपने रोज़मर्रा के खानों में यूज़ करना चाहिए। कड़ी पत्ते जो हैं हमारा उससे हमारा वेट भी रिड्यूस होता है और खाने में एक बहुत अच्छा जायका देते हैं। चले जी, अब ये फ्राई हो गए, अब हम डालेंगे अपने चने और आलू। चने आलू हमने डाल दिए हैं, आप इसको मिक्स कर लेंगे। नाज़रीन, आप देख सकते हैं अभी कोई भी मैंने इसमें कुछ मसाला कोई भी नहीं डाला है, मगर हल्दी से इसका कलर बहुत खूबसूरत आ गया। थोड़ा सा आंच को हम धीमा कर देंगे ताकि ये जल ना जाए। अच्छा जी, अब हम इसमें डालेंगे नमक हस्बे ज़रूरत, इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कूटी हुई लाल मिर्च, क्योंकि ये हम थोड़ी सी कम डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि अभी हमें इसमें डालना है ये नैंदो सॉस, तो इस वजह से, क्योंकि ये भी मिर्चों की है तो तेज़ ना हो जाए, इसलिए हम ये 2 चम्मच हमने इसमें अपनी डाल दी है नैंदो सॉस। अब हम इसमें डालेंगे इमली का पेस्ट जो हमने पहले से निकाल के रखा हुआ है। तकरीबन आधा कप। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये हमारी झटपट रेसिपी है जो रमज़ान में हम आपको बनाना सिखा रहे हैं। ये देखें, इसे आपको बहुत ज़्यादा जो है नहीं पकाना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बॉयल हैं और अगर हम इसको ज़्यादा बनाएंगे तो ये पक कर थोड़ा सा ड्राई हो जाएंगी, तो हमें इसको ड्राई नहीं करना है, हमें जो है इसे थोड़ा सा इसी तरह से रखना है गीला। देखें नाज़रीन, आप देख सकते हैं इसका कलर इतना खूबसूरत आ गया है। अब ये बस सही हो गई है, ना ज़्यादा ड्राई है ना ज़्यादा गीली है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। चूल्हा बंद कर देंगे। ये हमारे मसाला छोले जो हैं वो रेडी हो गए हैं। ये मसाला छोले हमारे रेडी हो गए हैं। इसको हम थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे बारीक कटे हुए धनिया से। जी नाज़रीन, ये हमारी डिश जो है डिश आउट हो गई है और आप देख सकते हैं ये इसका कलर इतना खूबसूरत लग रहा है। आइए अब हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं। अच्छा, दूसरी रेसिपी में हमें
एक पैन ले लेंगे हम और इसको भी हमें बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना। इसमें हम ऑयल डाल लेंगे। इसको फ्राई करने के लिए हमें थोड़ा सा ऑयल की ज़रूरत होगी। इसको हम शैलो फ्राई नहीं करेंगे वरना ये टूट जाएंगे। जब तक हमारा तेल गरम हो रहा है आज हमारे साथ यहाँ पर हमारे बड़े प्यारे प्यारे मेहमान बैठे हुए हैं जिनके सामने में अपनी लाइव कुकिंग कर रहे हैं और अब वो जब खाएंगे तो हमें बताएंगे कि ये रेसिपीज़ उनको कैसी लगी, पसंद आई या नहीं आई। और आप लोग भी नाज़रीन जितने लोग देख रहे हैं, अगर आप लोग किसी रेसिपी को ट्राई करना चाहते हैं या किसी रेसिपी के बारे में मालूम करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट अपने प्रोग्राम में उस रेसिपी को यहाँ ट्राई करें, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा हमें और हमें कमेंट्स में लिखकर बताइए कि आप लोगों को क्या पसंद है और आप लोग क्या चाहते हैं कि वो रेसिपी मैं यहाँ पर आप लोगों को सिखाऊँ। तो आप अब हमारे दी मेमन टीवी पर जाइए, दी मेमन टीवी HD पर जाकर कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए उसे। हमारा तेल जो है वो गरम हो गया है, हम थोड़ा सा चेक कर लेंगे। तेल अभी थोड़ा सा गरम होने के लिए बाकी है। तेल हमारा गरम हो गया, अब हम जो है इसे फ्राई कर लेंगे। फ्राई हो रही है। जब तक ये फ्राई हो रही है मैं आपको एक छोटी सी टिप बताती चलूँगी कुकिंग के हवाले से कि हम लोग जब हम खाना बनाते हैं या जैसे हम जब चाइनीज़ कोई डिश बनाते हैं तो अक्सर लोगों का ये होता है, मुझसे भी क्वेश्चन लोग करते हैं कि हम जब चाइनीज़ सूप बनाते हैं या सालन बनाते हैं तो जब हम कॉर्नफ्लोर डाल देते हैं तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद चूल्हा बंद करने के बाद में वो सूप और सालन जो है वो बिल्कुल पानी छोड़ देता है और वो पतला हो जाता है। तो नाज़रीन इसके लिए ये है कि आप जब भी सालन बनाएं, चाइनीज़ सालन बनाएं या कॉर्नफ्लोर मिली हुई कोई भी चीज़ बनाएं तो आप उसमें लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करें, स्टील का चम्मच इस्तेमाल नहीं करें। जब आप स्टील के चम्मच से उसको घुमाएंगी तो वो पानी छोड़ देगा। और ये एक टोटका है और लकड़ी का चम्मच यूज़ करें। मैंने तो खुद बहुत तजुर्बे किए हैं इस पर और बहुत आजमाया हुआ मेरा टोटका है, तो आप लोग भी इसको ज़रूर इस टोटके को आजमाइएगा, फिर देखिएगा कि आप लोगों की जो है सूप और उसमें पानी नहीं छोड़ेगा। अच्छा जी, ये बड़े हमारे जो हैं चीज़ बॉल जो हैं वो बड़े गोल्डन ब्राउन फ्राई हो के बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखिए, इसका कलर आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप कि ब्राउन कलर इसका बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, गोल्डन ब्राउन। जब तक हम इसकी जो है सॉस जो है उसको हम डिश आउट कर लेते हैं।
ये इमली की मेरी चटनी है, ये भी मेरी बहुत मोस्ट फेमस चटनी है और मेरे पूरे 12 मंथ्स जो है ये चटनी सेल होती है और खाई जाती है। वुमेंस कॉर्नर बाय मेहरीन मोटन मेरा पेज है, मेरा ग्रुप है। आप यहाँ आकर कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। अब हम इसको प्रेजेंटेशन की तरफ आते हैं। ये हमारे जो हैं चीज़ बॉल फ्राई हो चुके हैं। पता नहीं आप लोगों को कैसे डार्क फ्राई पसंद है, मुझे तो इस तरह के गोल्डन कलर पसंद। कोई भी फ्राई की हुई चीज़ जो है इस कलर में पसंद। जी नाजरीन, ये हमारी चीज़ बॉल और ये हमारा मसाला छोले दोनों अब रेडी हो चुकी है, देख सकते हैं आप। कल हम अपनी किसी और एक नई रेसिपी के साथ, एक नई सुबह के आगाज़ के साथ फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमज़ान। रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान। मुझे सुबह के बारे में जो चीज पसंद है वो है ताज़ा ठंडी हवा, पुरसकून खामोशी में परिंदों की चहचहाट। सुबह सवेरे कम्युनिटी में जॉगिंग एक कामयाब दिन के लिए जरूरी है। खूबसूरत सुबह का आगाज। क्या आपको पता है मुझे अपनी सुबह क्यों पसंद है? क्योंकि मैं ऐसी ही एक जगह उठती हूँ, अल जदीद गल्फ हिल्स, जहाँ आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और जरूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन।
يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. फिर मुस्कुराई जिंदगी आया है रमज़ान, रब की नेमत 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 है रमज़ान। एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन कराम, और यकीनी तौर पर रमज़ान दस्तरखान से वापसी के बाद हमारा जो अगला सेगमेंट यकीनी तौर पर आप समझते हैं रहमत है मेहमान के नाम से है, और इसमें हम उन शख्सियात को मदऊ करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं शख्सियात का तारुफ कराऊँ, मैं चाहूँगा कि हमारे वो तमाम करम फरमा, हमारे वो तमाम स्पॉन्सर्स जो इस पूरी नशरियात रब की नेमत है रमज़ान मेमन टीवी एचडी की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन को में हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारे साथ यकीनी तौर पर शाना बशाना हमारे साथ हैं हमारे टाइटल स्पॉन्सर अल जदीद प्रॉपर्टीज़, और हमारे पावर्ड बाय स्पॉन्सर्स में सिमरीना बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ओके स्टेट एंड बिल्डर्स, रूमी ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और तालु एसोसिएट, और हमारे वो तमाम करम फरमा हमारे डायमंड, गोल्ड और सिल्वर स्पॉन्सर्स, और हमारे गिफ्ट हैंडर पार्टनर्स। गिफ्ट हैम्पर पार्टनर्स, आज आप देख रहे हैं कि हमारे इस स्टूडियो की शान, हमारे बहुत सारे गिफ्ट चा बजा बिखरे पड़े हैं, तो आप समझ भी गए होंगे कि आज का हमारा ये प्रोग्राम खुसूसी तौर पर यकीनी तौर पर एक ऐसी फील्ड और एक ऐसे शोबे से है जिसको हम गोबीज पेंट के नाम से याद करते हैं। एलाइट पेंट इंडस्ट्रीज़ की ये ब्रांड है, और आज ये ब्रांड सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि ये अब दुनिया भर में पाकिस्तान का नेशनल ब्रांड के तौर पर अपने आप को साबित कर रहा है। इसके लिए मज़ीद बातें भी होंगी, और कैसे ये ब्रांड कहाँ तक पहुँचा है इसके लिए भी बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू आज मौजूद है, क्योंकि इस ब्रांड्स के रूह रवा डायरेक्टर सेल्स गोबीज पेंट और एलाइट पेंट इंडस्ट्रीज़ के मोहतरम जनाब अल्ताफ़ सखिया साहब मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम साहब। ऐसा बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, और इफ्तार के इस पहर में हमारे साथ आपका रहना हमारे लिए बड़े बाइस से खुशखबरी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। और मेरे साथ जो दूसरे मेहमान हैं आज, अगर रिश्ता देखें तो हाई साहब के बेटों की तरह हैं, उनके दामाद भी हैं, लेकिन इस कंपनी में इनका एक बहुत बड़ा किरदार है, और एरिया सेल्स मैनेजर तो हैं ही, इसके अलावा यकीन तौर पर हाई साहब के तमाम वो मामला हाई साहब के राइट हैंड हैं, और मैंने हमेशा इनको हाई साहब के साथ ही देखा है, ख्वाह वो इनका बिज़नेस मामलात हो, ख्वाह उनके निजी मामलात हो, ख्वाह इनको इस किस्म के किसी प्रोग्राम्स में भी आना हो। तो मेरे साथ मोहतरम यासीन नीनी साहब मौजूद हैं। वालेकुम सलाम। यासीन भाई बहुत शुक्रिया हमारे साथ वक्त निकालने के लिए, और मैंने आगाज़ में मैं हमारे हर उस मेहमान का शुक्रिया इसलिए अदा करता हूँ, ख़ास तौर पे इस रहमत है मेहमान, क्योंकि मेहमान तो वैसे रहमत होते ही हैं, और आपका यहाँ इफ्तार के इस वक्त में हमारे साथ होना हमारे लिए बड़ा बाइश फ़ख्र होता है, और हमें खुशाइंद होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। हाई साहब, आगाज़ आपसे करूँगा। ज़िंदगी में कई नशेब व फराज देखे होंगे, आज अल्ताफ़ सखिया एक कामयाब डायरेक्टर सेल्स की हैसियत से मेरे सामने अगर बैठे हैं तो उन्हें कई नशेब व फराज देखे होंगे, कई अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे, कई रमज़ानुल मुबारक देखे होंगे बचपन से लेकर अब तक। दोस्त हैं, लेकिन तौर पर कुछ कॉम्पिटिटर्स भी होते हैं, कुछ अच्छे बुरे लोगों से वास्ता भी पड़ता है, लेकिन मैं आगाज़ करूँगा कि कैसे अल्ताफ़ सखिया आज एक कामयाब सेल्स डायरेक्टर के तौर पर अगर मेरे सामने मौजूद हैं, जिनका आगाज़ इब्तदाई ज़िंदगी
कहाँ के इलाकों में किन लोगों के साथ गुजरी और कैसे आज आप हमारे सामने बैठे हैं, बतदरीज मुझे बताते रहिए ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। सबसे पहले तो जो बचपना जो होता है वो जिस तरह हर किसी का बचपना बड़ा शुगल में और दोस्तों यारों के साथ गुजरता है, इस तरह मेरा भी उसी तरीके से गुजरा। हम लोग लाइट हाउस की मेरी टटा कंपाउंड की मेरी पैदाइश है, वहाँ से हमारी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। उसके बाद स्कूल की लाइफ और फिर कॉलेज की लाइफ, उसके साथ फिर दोस्ती यारी भी साथ साथ चलती रही। अच्छा, तालीमी एतबार से अल्ताफ़ जो है वो, मैं भी अल्ताफ़ हूँ, मैं थोड़ा सा पढ़ने में को बहुत ज़्यादा आगे नहीं था। सुना है अल्ताफ़ नाम के जो लोग होते हैं वो पढ़ने में ज़्यादा नहीं होते, लेकिन वैसे और मामला में काफ़ी आगे चले जाते हैं। मैंने भी तालीम सिर्फ जो है ना बीकॉम तक ही की थी, बस वो भी हो गई, बस ठीक है, मैं समझ गया। अच्छा, उसके बाद हमारे भाई जो हैं माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे भी थे और बहुत ऊंची पोस्ट के ऊपर भी, मतलब अब्दुल रज़ाक सकिया और जब्बार सकिया उनका एक नाम था, मतलब बैंकिंग लाइन के अंदर। तो उन्होंने मतलब मेरे को कहा कि तुम तो शायद सेठ हो, तो तुमको तो जॉब कर नहीं कर सकते, तो तुमको हम कोई बिजनेस करेंगे। गुड। तो 1976-77 में हमने अपना बिजनेस शुरू किया था। तो 4-5 साल तक तो हम काम करते रहे। किस चीज़ का ऐसा बिजनेस था वो? मैं केमिकल का और ये पाउडर्स वगैरह का जोड़िया बाजार के अंदर। जोड़िया बाजार आपको जैसे पता ही है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा हब है। तो वहाँ पर हमने काम शुरू किया, लेकिन जारी बात इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर चाहिए होती है। दूसरा है कि वहाँ के लिए एक्सपीरियंस भी ऐसे ही चाहिए होता है, और मैं बिल्कुल नया उस एक्सपीरियंस में एक पार्टनर के साथ गया था। जी। तो हमें इतनी वहाँ कामयाबी नहीं मिली, लेकिन फिर इसके बाद फिर 1981 के अंदर मैंने दाऊद ग्रुप को ज्वाइन किया। माशाल्लाह। दाऊद ग्रुप का तो नाम आपने सबको मालूम है, दाऊद यामाहा वाले जो बहुत बड़ा ग्रुप है। उसमें मैं डेस्कॉन के अंदर मैंने जॉब शुरू की थी, रज़ाक दाऊद के उसमें कंपनी के अंदर, डेस्कॉन में। उनके बहुत सारी ग्रुप के अंदर बहुत सारी कंपनी थी। तो हमारे GM साहब थे अमीन लतीफ़, तो बस उनके हमारे पर मेहरबानी थी कि जो भी उनकी ग्रुप की कोई नई कंपनी आती थी तो वो मेरे को वो उसका काम देते थे, चाहे वो परचेस का हो, चाहे वो सेल्स का हो, चाहे क्लियरेंस का हो, चाहे इंपोर्ट का हो, चाहे वो टेंडर बिजनेस हो। तो वहाँ से मेरे को बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। हाँ साहब, यहाँ 1 मिनट रोकूंगा, इस बात को मैं आगे ज़रूर बढ़ाऊंगा। कैसे एतमाद हासिल होता है, ये बड़ा ज़रूरी है हमारे उन बच्चों के लिए जो आजकल नई जनरेशन जो है ना, वो जो रातों रात कुछ बनने की कोशिश के अंदर जो है ना अपना बहुत कुछ खो भी देते हैं। ये एतमाद के आपके डायरेक्टर जो हैं या आपके जो मैनेजर हैं, वो आपको हर काम में पहल आपकी तरफ निगाह क्यों जाती है? इसकी वजह क्या होती है उस किसी ख़ास एम्प्लॉय के अंदर? 2 चीज़ होती है इसमें। जी। एक तो होती है सबसे बड़ी बात ईमानदारी, और दूसरी बात मेहनत और लगन। क्या बात है। जिस तरीके से उनके जितने भी ग्रुप की कंपनियां थी, दाऊद मतलब रज़ाक दाऊद के जो अंडर में आती हैं, उसमें कोई भी कंपनी आती थी तो चाहे वो डिस्काउंट का बिजनेस होता था, चाहे वो डेल्टा का होता था, चाहे लाहौर साइकिल का होता था, सल्फा केमिकल का होता, बड़ी इनकी कंपनियां थी, कंज्यूमर प्रोडक्ट के नाम से इनकी कंपनी थी। तो जिसमें भी कोई ऐसा काम आता था तो मेरे सुबूत करते थे। हालांकि मेरे को कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन ये कि हमारे मैनेजर को ये था कि ये काम मैं इनको बोलूँगा तो ये करके देगा। यकीन था उनको, उनको यकीन था कि भाई ये कहीं ना कहीं से ये काम को निकाल देगा। बस एक कॉल आती थी मेरे पास इंटरकॉम के ऊपर कि जी अल्ताफ ये काम करना है, तो उसका कुछ पता भी नहीं होता था, लेकिन ये कि फिर हम क्या बात है बाहर निकलते थे तो कुछ ना कुछ कर लेते थे। तो इस तरीके से सिलसिला चलता रह गया। और वहाँ से फिर मैं तकरीबन डिस्काउंट की एक कंपनी थी, कंसल्टेंसी कंपनी थी, उसके अंदर सारे जो है ना बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट वगैरह बनती थी और सारा होता था। फिर वो आगे या तो डिस्काउंट खुद कॉन्ट्रैक्ट लेती थी या उसको सेल करती थी। तो उसमें भी मतलब मेरा काफ़ी रोल था कि भाई कहाँ से सारी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, एक्सपोर्ट होती है, मैन्युफैक्चर कौन है, इंडेंटर कौन है, कस्टमर कौन है, तो सारी चीज़ें मैं करता था। फिर हमारे डायरेक्टर साहब जो हैं रज़ाक दाऊद साहब, वो उनका ताल्लुक़ था लम्स से भी और पंजाब यूनिवर्सिटी से भी। तो MBA वहाँ पे जितने आते थे वो अपने इंटर्नशिप करते थे। जी हाँ। तो वहाँ कराची आते थे तो उनको मेरे साथ भेजते थे, तो उससे भी मेरे को बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। और वो मेरे साथ सीखते थे, मैं उनसे सीखता था। समझ सीखना तो आपका तजर्बा और उनकी एजुकेशन मिल जाती थी। हाँ। क्या बात है। तो आस्ता आस्ता अल्लाह ने काफ़ी वो, चाहे बहरहाल तालीम की कमी तो रहती थी हर वक्त, लेकिन तालीम के बगैर तो आदमी मुकम्मल नहीं, चाहे जितना भी तजर्बेकार हो, जितना भी कुछ हो।
और आज तक मेरे को कमी महसूस होती है तालीम की। क्या बात है, ये बड़ी अहम बात। मैं यहाँ रोकूंगा नाज़रीन कराम, हम समटाइम ख़ास तौर पे मैं मेमन कम्युनिटी से मुखातिब हूँ कि पाँच समझू था कि बस हाणे घर जो बिज़नेस मिली हुई है ने कड़े इस्टेब्लिश बिज़नेस में मिली हुई है तो हाणे पाण खे पढ़ण जी कहिड़ो ज़रूरत है। हाणे तो पाण इनमें से जो है कम अॻियां वधाए सघूं था, पाण रुपया कमाए सघूं था। लेकिन हाई साहब ये फरमा रहे हैं कि आज तक एक इस्टेब्लिश वेल इस्टेब्लिश बिज़नेस है जो दुनिया भर में है, लेकिन वो कहते हैं कि वो एजुकेशन अगर मैं शायद उस वक्त थोड़ा सा कदम उसमें जमा लेता तो आज मुझे ये रिग्रेट ना होता कि एजुकेशन की कमी को मैं आज भी महसूस कर रहा हूँ। हाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने नौजवानों के लिए की है। बस इस तरह वहाँ पे तकरीबन मेरे दाऊद ग्रुप के अंदर 11 साल निकल गए, तो बस थोड़ा सा मस्ती मेरे को हुई कि अब 11 साल यहाँ पर हो गए हैं और किसी की सिफारिश से मैं यहाँ पर आके जॉब मैंने की है, मेरे भाई की सिफारिश को मेरे को जॉब मिली थी, तो मैंने कहा अपनी भी थोड़ी सी अपनी देखेंगे हम हमारी अंदर वर्थ किया है हमारी। तो ऐसे ही बगैर किसी प्लानिंग के मैंने रिज़ाइन किया, रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, फिर मैंने रिज़ाइन किया, मेरे को एक ऑफ़र आई ये अपने गोभी स्पेन की तरफ से। जी। तो मैंने चलो भाई अब अपने ब्याह पे भी कुछ करके देखेंगे हमें क्या मतलब हमारे अंदर है। तो एक इत्तेफाक था किसी की डेथ के ऊपर, वो यहाँ पर आए थे हमारे जो हमारे क्लाइंट थे ये गोभी स्पेन वाले, हमसे केमिकल लेते थे, रेजिन लेते थे। वो यहाँ पे लाहौर से कराची आए थे, तो उन्होंने मेरे को देखा, उन्होंने मेरे को ऑफ़र करी, तो मैंने पहले तो एक्सेप्ट नहीं करी ऑफ़र। लेकिन ये ऐसा कौन से सन की बात होगी? ये 1992 की। ठीक है। 92 में आपने जो है 92 में मैंने ज्वाइन किया। उस वक्त उन्होंने कराची में नया नया काम शुरू किया, तो 3-4 महीने हुए थे उनको काम शुरू किया, लेकिन उनको कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। फिर कुछ मेरा कुछ ताल्लुक थे केमिकल के हवाले से, सारी पेंट फैक्ट्रियों वगैरह से भी, तो कुछ हमारे दोस्त यार से भी कुछ ताल्लुक ऐसे थे कि जो पेंट की लाइन को थोड़ा बहुत जानते थे। जी। तो उनसे मैंने थोड़ी बहुत मदद ली और काम शुरू किया। उस वक्त 3-4 कंपनियाँ बड़ी टॉप की थी, और उस वक्त मैं अकेला ही था। मल्टीनेशनल कंपनियां थी 2-3 और एक नेशनल कंपनी थी, वो बहुत ही थी, बड़े लेवल पे काम था। हाँ, उनकी दुकान के माल के बगैर दुकान नहीं चलती थी। ऐसा ही था, बिल्कुल। तो उसके बाद फिर शुरू में तो बड़ा टफ था। भाई साहब, अब इस कॉम्पिटिशन्स को मैं ज़रूर आपसे समझने की कोशिश करूँगा, इस कॉम्पिटिशन्स का तोड़ आपने अपने तजुर्बे से क्या निकाला? क्योंकि मेरे दूसरे मेहमान यासीन सिद्दीक नीनी साहब भी मेरे साथ मौजूद है, मैं ज़रूर चाहूँगा कि कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू इनके साथ भी रहे। और कॉम्पिटिशन्स जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी मुकाबला होता है शायद इसी में आपको अंदाज़ा होता है। नाज़रीन कराम, ख़ास तौर पर नौजवानों से मैं मुखातिब हूँ कि जब मुकाबला होता है तो पता चलता है कि आप में कितना दमखम है, और शायद इसको कैसे निपटाए या इस साहब के लिए मैं कुछ देर के लिए ज़रूर मैं बात करना चाहूँगा। लेकिन पहले मैं हमारे मेहमान यासीन से बात करूँ। यासीन, नो डाउट ज़िंदगी के नशे व फराज आपने भी देखे, हाई साहब से जो तजर्बा आपने अब तक हासिल किया होगा ये किसी से ढका छुपा नहीं है, क्योंकि जितना आपका इनका कुर्ब है, बेटे की तरह वो आपको रखते हैं, और आपने हमेशा अपना बुजुर्ग समझा है। ओवरऑल कैसे यासीन की लाइफ के नशे व फराज थोड़े से अगर बयान हो जाए यहाँ पे नौजवानों के लिए? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में सारे मामला तो ऐसे हैं कि सारी लाइफ बिल्कुल टाइट निकली है, बचपन से लेकर कुछ जवानी तक, कि किस तरह ये सफ़र करना, किस तरह ये क्रिटल करना, मामलात को देखना, वालदा, वालिद साहब, भाई बहन, नीचे से ऊपर आना, ये सफ़र बहुत आसान नहीं है। इसके लिए स्ट्रगल करना, मेहनत करना, क्या बात, और अपने दिल को मजबूत रखना, सबसे बड़ी बात है। फिर माँ बाप का ख्याल रखना, ये बड़ा उनकी बदौलत ही सब कुछ आज जो सिला मिला है वो ये है जो मैं खुद बैठा हूँ। अपने बुजुर्गों को, अपने माँ बाप को अगर इनका साथ, इनका ख्याल, इनकी दुआएं साथ में भाई बहन वगैरह ना होते तो आज ये कुछ ना होता। गोबीज के साथ आपका एक्सपीरियंस, नो डाउट, कितना अर्सा हो गया आपको? मुझे गोबीज के साथ मुझे अभी 5 साल हो गए। 5वां साल आपका जारी है? मेरा हो गया, 6ठा साल मेरा है। 2018 में मुझे आदि साहब के शादी में हम वर्किंग पे निकले थे दुकान लेने के लिए, क्योंकि मेरा बेसिकली मेरा दूसरा काम था। क्योंकि मेरा गोल्ड का भी काम है, मेरा बाइक का काम रह चुका है, थोड़ा बहुत मैं प्रॉपर्टी का भी काम करता हूँ। तो इस हवाले से फिर आदि साहब ने बोला यार आप गोल्ड का काम करते, थोड़ा ये गोभी स्पेड में भी आके देखो, तो ये काम करके देखो किस तरह लगता है, क्या है क्या नहीं है। क्योंकि हम पहले मैं उठता था 2 बजे उठता था भाई, बिल्कुल क्योंकि खाना था बिल्कुल एक लाइफ होती थी, बिल्कुल ऐसे रात को 4-5 बजे सोना है। सही बात, बिल्कुल इस तरह बड़ा कोई डिसिप्लिन हमारी लाइफ में नहीं होता, डिसिप्लिन नहीं था बिल्कुल। और आदि साहब ये बिल्कुल सख्त स्ट्रिक्टली थे कि बिल्कुल मेरे वालिद साहब की तरह आपको सोना है। ये कौन सा तरीका है?
इस तरह आप अपने आप को वो कर रहे हो। कहीं भी इमेज में, बिजनेसमैन में कहीं भी बातें होंगी, बोले ये 4-5 बजे सोना ये क्या है? सही बात है, ये नहीं होना चाहिए। इसके बाद रूटीन को आपने अपनी मतलब गोबीज में सबसे बड़ा फायदा, अगर बहुत सारे फायदे हुए तो एक फायदा ये भी हुआ कि आपकी लाइफ डिसिप्लिन आ गया, 100% चेंज हो गई। मेरे सारे दोस्त कहते हैं कि यासीन वो यासीन नहीं रहा, पूरा चेंज हो गया। गोबीज ने पेंट कर गोबीज ने पूरा चेंज कर दिया। कहते हैं हाजी साहब ने पूरा रंग लगा दिया। क्या बात है, आई साहब के रंग में रंग, आई साहब के रंग में रंग है, क्योंकि मेरे वालिद साहब भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे साथी भी हैं, मेरे सुख दुख के साथ हर चीज है। क्या बात, क्योंकि मेरे वालिद साहब की डेट हुई 2015 में, तो कहते हैं ना अल्लाह पाक ने एक और मुझे मेरे वालिद साहब जो मुझे अता कर दिया, जिसे कहते हैं कल भी हमारे एक मेहमान ने कहा कि फादर बाय चॉइस, यानी कि आपको अब जो है ना कि ऐसे रहनुमा और ऐसे सरपरस्त मिल गए। मैं कहता हूं कौन सी मेरी नेकी थी जी जी जो अल्लाह पाक ने मुझे दूसरा तोहफा अता फरमाया। क्या बात है। तो इस बार जो अब जो आपका जर्नी है, मेरा ख्याल है कि शायद आपके चेहरे से, आपकी वल्वले से और आपके जो अंदर से जो देखें ना, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो चेहरे से आया हो जाती है, जो दिल से निकलती है बात ना, वो लगी लिपटी नहीं होती। तो इससे लगता है कि शायद अपनी जिंदगी से, अब तक की लाइफ से आप बहुत मुतमईन हैं। मैं बहुत मुतमईन हूं, क्यों कि अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम है। जितना शुक्र अदा करें उतना कम। सबसे बड़ी बात है कि नीयत साफ होनी चाहिए। क्या बात, हर काम के लिए नीयत साफ, मज़ीद आसान। नाज़रीन किराम, सुन रहे हैं आप यासीन सिद्दीक नीनी को कि नीयत साफ मज़ीद आसान, और ख़ास तौर पर इन्होंने जो एक बड़ी अहम तरीन बात की है, जो रमज़ान मुबारक में कई दुरूस में, कई बयानात में हम सुनते रहते हैं कि माँ बाप और बुज़ुर्गों की शफ़क़त और उनकी दुआएँ आपकी राह के वो तमाम कांटे चुन लेती हैं। शायद उनको वो कांटे लग जाएं, लेकिन हमारे बच्चों को वो कांटे ना लगे, ये होती है उनकी शफ़क़त। तो नाज़रीन, वक्फे के लिए मुझे कहा जा रहा है, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और इस खूबसूरत गुफ्तगू को जो मोहतरम अल्ताफ़ सखिया साहब और यासीन नीनी के साथ जारी है, उसको जारी रखते हैं। हमारे साथ रहिए। फिर मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमज़ान, रब की नेमत 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 है रमज़ान। फिर मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमज़ान, रब की नेमत 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 है रमज़ान। एक बार फिर खुशामदीद, रहमत है मेहमान के इस सेगमेंट में। और वक्फे पे जाने से पहले हाई साहब को मैंने एक जगह पे रोका था। आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा कि कॉम्पिटिशन्स, जब मुकाबले का रुझान होता है तो उस मौके पर क्या स्ट्रैटेजी होती है। हाई साहब, जब आपने कदम रखा था और जब कराची की भारी जिम्मेदारी आपके कांधों पर आई, नो डाउट कि आपका अपना एक वास्ट एक्सपीरियंस था इस फील्ड का, लेकिन पर्टिकुलरली पेंट पे आना और फिर इतने बड़े बड़े जॉइंट्स जिसको हम कहते हैं कि इंटरनेशनल ब्रांड्स भी यहाँ मौजूद थे, लोकल ब्रांड भी इस लेवल के कि नो डाउट उनको बीट करना, आप खुद कह रहे थे कि उसके बगैर दुकान खोलना मुश्किल था। उसके लिए एक स्ट्रेटजी आपने, इनिशियली स्ट्रेटजी या क्या जहन में सोच करके आपने इसको आगे बढ़ाया? सबसे पहले तो किसी ब्रांड को चलाने के लिए जो है कि सर्विसेज बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, कि भाई कस्टमर को, डीलर्स को सेटिस्फाई किया जाता है, उसको सर्विस दी जाए। फिर इसके बाद क्वालिटी होती है कि भाई अगर हमारी प्रोडक्ट में क्वालिटी है तो वो खुद ब खुद जगह बना देती है। फिर
इसके क्वालिटी के साथ पॉलिसी है। अगर आपकी पॉलिसी सही है कि आपकी मतलब प्रोडक्ट सही रेट के ऊपर मार्केट में बिकती है, कोई कंपटीशन में नहीं जाती, तो उससे भी जो है ना वो एक कस्टमर को कुछ थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलता है, तो उसके ऊपर वो मेहनत भी करता है। बिल्कुल सही। और बाकी जो होते हैं मतलब बाकी मार्केटिंग के जो लवाजमात होते हैं वो सब करने पड़ते हैं। जी जी बिल्कुल। चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो सोशल एक्टिविटीज है, पब्लिसिटी है, वो सब साथ के साथ करने से। देखिए शुरू में तो ज़्यादा कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं थी ना, इनके मतलब इतने कोई वसाइल थे। शुरू में तो शुरू के 3-4-5 साल तक तो मैं अकेला ही सारा हैंडल करता था, चाहे वो मार्केट हो गई, चाहे बिल्डर हो गए, चाहे वो मार्केटिंग हो गई। खुद ही जाके जो है वो अपने कस्टमर को डेमो कराना, सब कुछ कराना, उसकी खुसूसियात बताना, मार्केटिंग करना, डीलर्स के पास जाना, सब कुछ करना। तो आस्ता आस्ता अल्लाह ने हाथ पकड़ा, बस माँ बाप की दुआएं थी। भाई साहब मैं सिर्फ एक एक्सपीरियंस, उससे कई नौजवान जो है ना हमारे वो दिल तोड़ लेते हैं, अपनी आस ख़त्म कर देते हैं। वो मैं आपसे यकीनी तौर पे कुछ जगहों पे आप गए होंगे, वहाँ आपको रिस्पांस नहीं मिला होगा, बल्कि रिस्पांस तो दूर की बात है, शायद आपको सही तरह से ट्रीट भी नहीं किया गया होगा। ऐसा भी होता है लाइफ के अंदर। तो वो एक्सपीरियंस जो है अल्ताफ सकिया ने कैसे झेला, क्योंकि इसके बाद हमारा नौजवान अपनी इज्जत नफ्स को ज़रा ज़्यादा वो जो है टारगेट करना शुरू करता है, जबकि ये इनिशियल स्टेज पर तमाम ही बड़े टाइकून्स को इनिशियल स्टेज पर ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। नहीं, वो तो बिल्कुल ही करनी पड़ती, मेरे को ज़रूरत से ज़्यादा करनी पड़ी। उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमारी एक प्रोडक्ट जो थी ना, वो बहुत अच्छी प्रोडक्ट थी, क्वालिटी बहुत अच्छी थी। जी जी बिल्कुल। तो जो रेट वगैरह भी थे, जो बड़ी कंपनियां जो मल्टीनेशनल कंपनियां थी, उसके बराबर ही रेट थे। तो उस रेट के ऊपर माल बेचना, तो इस तरह हमारे जिसके पास में जाता था डीलर के पास या बिल्डर के पास, वो कहते थे आपका दिमाग खराब है, आप इस रेट के ऊपर माल लेके आओ, ये तो मल्टीनेशनल कंपनी के बराबर आपने रेट दिए, और जो पुरानी कंपनी के बराबर हम आपका माल क्यों लें, हम रिस्क क्यों लें। तो मैं ये बताता था कि भाई देखें जी, आप पाकिस्तानी कंपनी को तो सपोर्ट करें, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि रिस्क लेने की, ना तो कोई ये खाने की चीज़ें, ना कोई ऐसी चीज़ें। एक जगह हमारे बिल्डर थे, बहुत अच्छे बिल्डर थे, उन्होंने मेरे को यही बात करी थी कि जी हम रिस्क क्यों लें। मैंने कहा देखें, आप किसी होटल पे जाके खाना खाते हैं तो आप खाना खा लेते हैं, वो आपकी जान के ऊपर असर पड़ता है। पेंट तो ऐसी कोई जान लेने भी चीज़ नहीं है, पता चल जाएगा ना। दूसरी बात है कि उसके अंदर कोई सरिया है, ना कोई सीमेंट है जिसकी वजह से आपकी बिल्डिंग गिर जाएगी। पेंट ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा तो ये कि आपको साल के बाद दोबारा कराना पड़ जाएगा। जी जी, उसकी हम गारंटी देते हैं, जब आपको 3 साल तक या 5 साल तक आपका पेंट खराब हो तो क्वालिटी की गारंटी हमारी लगाना आपका काम। बाकी कोई जान ले वाली चीज़ तो है बिल्कुल ऐसे नहीं, ताकि फिर इस तरह आस्ते आस्ते ये मार्केटिंग का बड़ा अहम तरीन टूल मुझे तो पता चला कि वाकई पेंट इंडस्ट्री में आप ये कह सकते हैं कि सरिया सीमेंट नहीं है कि आपकी बिल्डिंग गिर जाएगी, कलर गिर जाएगा, इसकी गारंटी हमारी। तो बाकी इस तरह डीलर के पास जाते थे तो डीलर भी ये कहते थे कि जी आपका माल इतना महंगा मेल लेके माल बेचेंगे कैसे। पाकिस्तान की वाहिद पहली कंपनी है जिसने बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ, मैं नाम तो नहीं दे सकते मीडिया के ऊपर, उनसे हमने मुकाबला किया। और उसके बाद आज पाकिस्तान के अंदर कोई 100 के करीब कंपनी ऐसी हैं जो मल्टीनेशनल कंपनी ऊँचे रेट पर माल बेच रही हैं। और उसका ट्रेंड जो है गोविंद ने दिया। हमारा एक लोगो था ट्रेंड सेटर, गोविंद पेंट एक नए से नए ट्रेंड लेके आता था। क्या बात है। और दूसरा और दुनिया और लोग जो है उसको फॉलो करते थे। दूसरा हमारा एक लोगो था सबसे अच्छा सबसे महंगा, तो लोग बोलते थे यार महंगा कह रहा हूँ, आपका बिकेगा कैसे। लेकिन वो हमारा लोगो था सबसे अच्छा सबसे महंगा, वो भी हमारा बहुत बड़ा क्लिक हुआ। क्या बात। हमने हमेशा क्वालिटी के ऊपर तवज्जो दी, सर्विस के ऊपर तवज्जो दी। सर्विस हम अच्छी देते थे, क्वालिटी हम अच्छी देते थे, और अल्लाह ने हमें कामयाब किया। बस आप बुजुर्गों की दुआएं थी। और ऐसा एक बड़ी अहम तरीन बात नो डाउट मुझे लगता है कि आपके अंदर ये क्वालिटी है, क्योंकि आप जहाँ भी बैठते हैं अपने एक हल्का असर बना लेते हैं, अपना हल्का अहबाब बन जाता है आपका। और आप मैं कई सोशल तकारीब में भी आपको देखता हूँ, खैर आपके सोशल एलिमेंट पर भी मैं गुफ्तगू करूँगा, लेकिन टीम बिल्डिंग कितनी ज़रूरी होती है। अकेला अल्ताफ सकिया शायद इतनी बड़े इस काम को इनिशियली तो करना पड़ता है, जब ये गेम आगे बढ़ता है तो अच्छे अच्छे लोगों को चुन चुन कर अपनी टीम का पार्ट बनाना पड़ता है। बिल्कुल ये टीम बिल्डिंग का जो तुर्रा है ना, वो यकीन तौर पर आपको जरूर आता होगा, क्योंकि जो आपका पास एक्सपीरियंस था वो जरूर काम आया होगा आपको। जी बिल्कुल। देखें, टीम के बगैर तो गाड़ी चलाना मुश्किल होता है। तो एक गाड़ी के टायर 4 टायर होते तभी गाड़ी चलती, 3 टायर के ऊपर भी गाड़ी नहीं चलती। तो आस्ता हमने भी सर्च किया मार्केट के अंदर, हमने 6 जो वो थे अपने एम्प्लॉय हमने रखे। 92 में जब मैंने काम शुरू किया था, 81 के अंदर ये फैक्ट्री लगी थी, 92 में काम शुरू किया था। तो हमारे जो ऑनर थे मलिक आसिफ साहब, जिन्होंने ये फैक्ट्री लगाई थी, जी। उसके साथ मैंने काम शुरू किया था 92 में। इसके बाद फिर
उनका इंतकाल हो गया 2004 के अंदर। फिर उसके बाद उनके पार्टनर के साथ मेरा सिलसिला शुरू हुआ। अब वो भी रिटायर हो गए। अब उनके साले उनके पार्टनर थे, जो भी हमारे जो ओनर है इनके मामू थे। 2015 तक मैं उनके साथ रहा। अब 2016 से उनके जो हमारे ओनर थे उनके बेटे के साथ मैं पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ। तो एक 3 अलग अलग मिजाज के साथ, 3 अलग अलग मिजाज के साथ मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। क्या बात है, ये बड़ा अहम तरीन मुद्दा है कि वहाँ पे 4 तब्दीलियाँ हो गई हैं। 32 साल मैं 32 साल में 4 तब्दीलियाँ, 4 ओनर्स से आपका वास्ता पड़ा। यकीन तौर पर हर इंसान का अपना एक मिजाज होता है, अपनी एक तबीयत होती है, अपना एक विजन भी होता है। उन सबको इवेल्युएट करके बैलेंस करके चलना भी एक बड़ी कला होती है, एक फनकारी। माशाल्लाह सारे जो भी है मेरे साथ बड़े कोऑपरेट सबने किया है, बड़े अच्छे तरीके से किया है, पूरे मेरे को पावर दिए। सबसे बड़ी बात है कि इसमें कामयाबी में ये है कि मेरे को किसी चीज़ के लिए पूछने की जरूरत नहीं थी। क्या बात है। जो भी मैंने काम करना है मैंने खुद ने करना है और मेरी पॉलिसी चलेगी, मेरे हर चीज़ मेरी चलती थी। तो मैं इससे ये होता था कि मैं फौरन जो है ना जो डिसीजन लेना था मैं डिसीजन। हमें हमारी कामयाबी में एक ये बड़ा सबसे बड़ा राज है कि फ्रीडम आज़ादी थी। दूसरी कंपनियों में अगर जैसे मल्टीनेशनल कंपनी या दूसरी नेशनल कंपनियाँ थी उसमें यह था कि एक पॉलिसी या एक बात करनी थी तो बोलते थे जी मैं पूछ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठेगा वो उस पर डिसाइड करेगा, पूछ के बताएगा। लेकिन हमें उसी एट अ टाइम हम डिसीजन मैं डिसीजन लेता था और मेरे को फुल पावर दिया हुआ था हमारे मालकान ने। हमारे मालकान भी लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन मैंने ऐसे मालकान खुले दिल के भरोसे करने वाले आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने ये पूछा करता भाई आपने ये खर्चा क्यों किया। क्या बात, कुछ भी नहीं, आज तक कोई इस किस्म का सवाल हमसे नहीं किया गया। हाँ साहब, फिर ये आपको जो फ्रीडम मिली आपने यकीन तौर पे इसको आगे भी ट्रांसफर की होगी। बिल्कुल, तभी टीम बनी है। बिल्कुल किया हुआ है। मेरे नीचे तकरीबन पूरे मतलब 4 मैनेजर हैं, 6 ऑफिसर हैं, पूरे इसके अलावा बैक सेलर हैं, मतलब पूरी तकरीबन 25-30 लोगों की टीम है मार्केटिंग की। माशाल्लाह, गुड। हाँ, तो अब तो माशाल्लाह सब अपना अपना काम कर रहे हैं और हम बस सिर्फ ये कि देखभाल करते हैं कि भाई सारा काम सही हो रहा है बस। अच्छा, एरिया सेल्स मैनेजर तो आप हैं ही, इसके अलावा भी एक बड़ी जिम्मेदारी किसी भी ब्रांड को और फिर आजी साहब के एतमाद पर पूरा उतरना भी एक बड़ा जो है ना जान जोखिम का काम है। क्योंकि आजी साहब बड़े इस मामले में यकीन तौर पर क्योंकि क्वालिटी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्पेशली जिन्होंने कस्टमर सर्विस का इंपॉर्टेंट रोल आपने प्ले किया। और एरिया सेल्स मैनेजर नो डाउट एरिया को, अपने पर्टिकुलर एरिया को कवर करना और इसमें वो तमाम सहूलतें पहुंचाना जो आपके क्लाइंट को या आपके कस्टमर को या आपके दुकानदार को चाहिए होती है। इस पर करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? इसके लिए तो आप समझिए कि बिल्कुल रात दिन नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि हमें डीलर को सर्विस देना ये हमारा काम है। हमारी ब्रांड की जीत ये होती है कि हम जब तक सर्विस नहीं देंगे और क्वालिटी के मेयार को भरपूर नहीं रखेंगे ना, ये हमारी जीत नहीं है। बिल्कुल सही। क्योंकि डीलर के लिए हमें कभी कोई घेलन लेना पड़ते हैं, कुछ ऑर्डर्स होते हैं, बिल्कुल हर मामला में चाहे हम औरंगी में हो वो कोरंगी में हो डीलर हमारा, तो उसके लिए हमें प्रोवाइड करना ज़रूरी है। चाहे वो कितना भी माल हो, सेजोर का माल हो, रिश्के का माल हो, चाहे राइडर का माल हो, चाहे क्यों ना भी देन 2 गैलन्स भी क्यों ना हो, समझ रहा हूं, चाहे 1 गैलन भी क्यों ना हो, क्या क्वार्टर भी ना हो, क्योंकि हमें कहते हैं कि हम आपको कहीं ना कहीं से हम आपको अवेल करवा के देते। क्यों कि कंज्यूमर को हमें खाली नहीं भेजना। जब कंज्यूमर पसंद करके जाता है उसी डीलर से, तो उसके वहाँ पर माल देना ज़रूरी है। अब माशाल्लाह गोबीज को, खैर मैं कोई तादाद नहीं पूछना चाहूँगा, लेकिन जब आपने 5 साल पहले ज्वाइन किया और अब आप देख रहे हैं कि ग्रोइंग जो स्टेज है वो बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता जब माशाल्लाह। क्योंकि 5 साल पहले मैं एज इट इज में अपनी दुकान पे था, मैंने एक शॉप खोली थी अपनी एमएच पेंट के नाम से। मेरी 6 नंबर चेक पोस्ट के पास मेरी शॉप अभी भी अवेलेबल मौजूद है। एमएच पेंट, अच्छा, एमएच पेंट जो मेरे बेटे के नाम से है। क्या बात है। तो वो शॉप मैंने खोली, उस शॉप से मैंने काम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे मज़ा आया। क्योंकि बेसिकली मेरा दूसरा काम तो मेरा चल ही रहा था जो मैं काम कर रहा था, मगर इस काम में मेरी जस्तुजू और लग गई, मेरी लगन लग गई। जब मैं किसी चीज़ में लगता हूँ ना तो उसको मैं भरपूर लगता हूँ। क्या बात, कि उसको आखिरी एंड तक करना ही करना, काम करना है। 1 साल पूरा काम को समझा, किस तरह क्या होता है, क्या काम होता है। आदि साहब ने मुझे एक जगह बिठाया कि भाई काम आप सीखो, काउंटर पे बिठाया अलग कि काम कैसे होता ही है। तो वहाँ मैंने सिर्फ 3 दिन काम किया। अच्छा। चौथे दिन आदि साहब वहाँ चले गए अचानक पूछने के लिए भाई क्या कर रहा है ये लड़का, क्योंकि समझा तो उधर डीलर ने बोल दिया कि भाई ये तो चला गया, मुझे तो नहीं समझ आ रहा कि काम करेगा कि नहीं करेगा। अच्छा। आजी साहब ने मुझे रात को कॉल की, भाई क्या किया, बात खराब कर दी, तुम गए नहीं कि कोई काम होगा कैसे करोगे। मैंने आई साहब आप छोड़ दो, बस अब मैं दुकान खोलनी है और मेरा काम है कैसे करना है। इसके बाद दुकान खुली, बस दुकान चाहे लॉस का नफ़ा करना है उसको मैंने अपनी जुस्तजू बनाई और अपने काम को, दुकान को मैंने खड़ा कर दिया। 5 साल मैंने काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला
बहुत अच्छा। जिस तरह जो आजी साहब ने सोची थी वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हुई। उसके बाद फिर जिस तरह आजी साहब से मेरे बात है, इसी तरह हमारे जो CEO हैं मलिक उमर आसिफ मलिक साहब, उनसे मेरी बहुत अच्छी सलाम दुआ, उनसे बहुत अच्छे रिलेशन बने, उनसे बात बनी। तो वो मुझे अच्छी तरह जानते थे कि यासीन तुम काम को किस तरह करते हो। मेरे काम का करने का तरीका एक दूसरा पॉइंट है, कस्टमर को देखना, कस्टमर को किस तरह का माल चाहिए फेस करना, बाकी अलग दूसरे मेरे 3-4 काम को देखते थे ना, को पता चला कि यासीन तुम क्या काम कर रहे हो, क्योंकि एक दिमाग नस जो होती है ना एक खुली हुई थी कि काम क्या करना है। क्योंकि गोल्ड का भी काम किया है, बाइक का भी काम किया है, शोरूम में गाड़ी को लेना मंजे हुए सारे काम किए हैं कि क्या स्टॉक का काम किया है, स्टॉक में क्या काम शेयर कैसे लेते थे, कैसे बेचते थे, पहले एप्लीकेशन कैसे आती थी, समझ रहा हूँ मैं, और एप्लीकेशंस बहुत हुआ करती थी। फिर इसी तरह फिर सऊदी अरब गया मैं नौकरी पर, तो वहाँ मैंने पौने 2 महीने काम किए। तो जब मैंने देखा ना कि कोई चीज़ कहीं नहीं होती ना, तो बहुत सारे काम करके एक दिमाग एक फ्रेश माइंड हो चुका था। अब मेरा ख्याल है कि वो तमाम आपके एक्सपीरियंसेस, ख्वाह वो छोटे हों या बड़े हों, दुनिया पाकिस्तान के हों या दुनिया में किसी और मुल्क के हों, वो आपको जरूर काम आ रहे हैं। हाँ, मुझे काम आ रहे थे, वो पॉइंट बहुत काम आते। कभी कोई बोलते ना यार काम नहीं किया, जुस्तजू जो नहीं होती थी, तो बोलते यार यासीन ने काम नहीं है, जो अल्लाह की रजा उसी में बेहतर है। मैंने अल्लाह पाक जो मेरे हक में बेहतर हो, तुम मुझे वो लाइन आप दे दो। बिल्कुल, जो अल्लाह की रजा जिस काम में हो, और बंदा अगर उसी रजा पर अपने आप को कनात पसंदी के साथ आगे बढ़ा दे, तो यासीन की ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम अल्लाह की रज़ा में राज़ी करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, स्ट्रगल अपनी नेक नियति के साथ और अपनी ईमानदारी के साथ और अपने काम के साथ लॉयल लेना ये बहुत ज़रूरी होता है। भाई साहब, अब ये ब्रांड जो है माशाल्लाह से पाकिस्तान का ब्रांड नहीं रहा, अब ये यूके तक पहुंचा है। पाकिस्तान का ये एशिया का पहला ब्रांड है जो कि यूके तक पहुंचा है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब आगे आने वाले दिनों में इटली, यूरोप तक भी गया है, और आगे आने वाले दिनों में कतर और सऊदी अरब यानी कि गल्फ़ एरियाज़ तक भी जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी जर्नी जो है कैसे देख रहे हैं, और कितना इत्मीनान एक जो है डायरेक्टर सेल्स को होता है उस वक्त जब वो देखे कि मैं एक छोटी सी कंपनी के हर दुकान पर जाकर जो है मैं दस्तक दिया करता था, कहीं कोई लेता था, कोई नहीं लेता था, कोई सवालात जो उभरते थे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये ब्रांड, तो कितना अपने आप को मुतमईन समझते हैं, या अभी भी स्ट्रगल और भी बाकी है? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ने बड़ी तरक्की दी इस कंपनी को, लेकिन इसके पीछे हमारे जो मरहूम मलिक आसिफ साहब हैं, उनका बहुत बड़ा विजन था कि मैं इस कंपनी को मल्टीनेशनल कंपनी बनाऊँगा। तो उनकी ज़िंदगी में तो ये ख्वाब पूरा नहीं हुआ, लेकिन इनके इंतकाल के बाद जब से 2016 में इनके बेटे ने उमर आसिफ मलिक ने ये संभाला, कंपनी को संभाला, तो उनका ये विजन था कि मैं अपने बाप की जो है ना ख्वाब को मैंने में पूरा करूँगा। तो वो बड़े जस्तजू करते रहे, काम भी करते रहे, और अभी माशाल्लाह पहले सबसे पहले इन्होंने साउथ अफ्रीका में, कीनिया में एक्सपोर्ट किया, उसके बाद लंदन में एक्सपोर्ट किया, फिर एक जॉइंट वेंचर के अंदर इटली के अंदर फैक्ट्री लगाई है। इटली से पूरे यूरोप ममालिक के अंदर माल एक्सपोर्ट होता है, लेकिन वो अलग दूसरा ब्रांड है, वो नहीं है, वहाँ का इटली का एक लोकल ब्रांड है, वही आगे एक्सपोर्ट होता है। खासतौर पर इसके जो अंदर जो वहाँ की जो स्पेशलाइज कलर वगैरह हैं, जो टेक्सचर वगैरह होते हैं, टेक्सचर पेन वगैरह, वो सारे जो है ना वहाँ से बन के आगे एक्सपोर्ट होते हैं। सही। तो इस तरह सऊदी अरब में भी एक्सपोर्ट का सिलसिला शुरू हुआ है, कतर में बातचीत चल रही है, बल्कि कतर में शायद माल जा भी चुका है। तो ये सिलसिला दुनिया भर में पहुंचने का जारी है। अब डेकोरेटिव के साथ साथ हम एनसी के अंदर भी, इंडस्ट्रियल पेन के अंदर भी आ गए हैं। माशाल्लाह एनसी में भी हमारा बड़ा अच्छा काम चल गया है, इंडस्ट्री में भी हमारा बड़ा अच्छा काम हो गया है। और अब माशाल्लाह पहले हमारी एक फैक्ट्री थी छोटी सी, आज माशाल्लाह वो फैक्ट्री भी बहुत बड़ी हो गई है, तकरीबन 5 एकड़ के ऊपर है माशाल्लाह। और अब पिछले साल अगस्त के अंदर हमने कराची के अंदर अपना दूसरा ब्रांड लगाया है, वो भी माशाल्लाह उसी साइज का यहाँ पर हमने लगाया है। ये कब से ऑपरेशन पे आ जाएगा? ये आ चुका है अगस्त के अंदर। अच्छा, माशाल्लाह। कराची में पाकिस्तान में वाहिद कंपनी है जिसके 2 इतने बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। क्या बात है। हाँ, एक उसका लाहौर में भी है, दूसरा कराची में है। बहुत बहुत मुबारक हो। ये हमारे लिए, हम सब के लिए नई बात है कि गोबीज का एक नहीं 2 प्लांट है, और दोनों ही अपनी नौयत के बड़े हुजूम, जिसे हम कहते हैं कि एक बड़ी कंपनी का जो प्लांट होता है। हाई साहब, इस दुआ के साथ कि सबसे पहले तो उन आपके वो डायरेक्टर्स जो आज आपके साथ नहीं हैं, जिन्होंने ये सब ख्वाब देखा था, हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक इस रमज़ान के वसीले से उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए, और उनके ख्वाब को उनके बेटे पूरा कर रहे हैं। आप जैसे लोग, और नो डाउट यासीन जैसे आपके सपूत जो हैं वो इनको और आगे बढ़ा रहे हैं। आखिर में प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले यकीन तौर पर मैं चाहूँगा कि मेमन टीवी की ये कोशिशें, अली गोडल की जो काविशें कोशिश, वो भी इसी अंदाज से, जिस अंदाज से आपकी ग्रोइंग हुई है। मेमन टीवी भी आपके सामने थी, मेमन टीवी HD जो है आप ही की तरह
आगे बढ़ा है और आज अली गोडियल अल्हम्दुलिल्लाह मेमन ब्रदरी का ही नहीं बल्कि कराची का एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है हमारे मीडिया हाउस। कैसे देखते हैं आज का इंटरव्यू? तो मेमन टीवी के शुक्रिया के साथ और मेमन टीवी के हमारे अली गोडियल के शुक्रिया के बगैर तो ये इंटरव्यू पूरा ही नहीं होता था। माशाल्लाह अली गोडियल को मैं पिछले 4-5 साल से जानता हूँ। जिस तरीके से मैंने अपना करियर शुरू किया था, अली गोडियल ने भी उसी तरह करियर शुरू किया था। जब मैं शुरू में 5-6 साल पहले देखता था और आज मैं देखता हूँ तो आज तो माशाल्लाह ये दी मेमन टीवी भी एक ब्रांड बन चुका है। अभी सोशल मीडिया या उससे हटके मैं समझता हूँ ये अनकरीब जो है ना नेशनल लेवल पे भी आ जाएंगे और इंशाल्लाह बहुत ही मतलब मेहनत भी कर रहा है। पहले तो एक मेमन टीवी जो था सिर्फ एक मेमन कम्युनिटी के वाले लोग देखते थे, लेकिन अब मेमन टीवी में काफ़ी पॉपुलर हो गया। हर कम्युनिटी इसमें अब शामिल हो गई है और उसको मतलब पजीराई मिल रही है। क्या और ये अली भाई की बहुत बड़ी मेहनत है, इनकी माँ की दुआएं। बस इनकी अम्मी का आज थोड़ा सा वो एक्सीडेंट कुछ हो गया है तो आज उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही और अल्लाह इनकी अम्मी को सेहत और तंदुरुस्ती दे रमजान की बरकत से और अली भाई को सब्र दे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा इनकी खिदमत करने का मौका दे और बाकी अल्लाह अली भाई को कामयाब करे। दोबारा एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ कि अली भाई ने भी हमारे साथ बड़ा कोऑपरेट किया है और जहाँ हमें ज़रूरत जहाँ में हमने महसूस किया हम अली भाई के साथ चलेंगे और दोनों मिल के गोबीज फ्रेंड को भी आगे बढ़ाएंगे और मेमन टीवी को भी आगे। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आयशा साहब की इस कर्म नवाजी का और इस ऑफ़र का। हमेशा हमारे साथ जब भी हमने इन्हें पुकारा है कम्युनिटी के लिए, कम्युनिटी सर्विसेज के लिए, हमारे चैनल के लिए हमेशा आगे रहें और हमें उम्मीद है कि आगे और भी आगे रहेंगे। जिक्र किया आयशा साहब ने हमारे CEO अली गोडियल साहब की वालिदा अलील हैं, तो दुआ कीजिएगा इस रमज़ान के वसीले से अल्लाह पाक इनका साया तादेर इन पर और हम सब पर कायम और दायम रखे और इन्हें सेहत और आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। हाई साहब आखिर में बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ वक्त गुजारने के लिए और इफ्तार के इस मौके पर आपका हमारे साथ रहना मैंने पहले ही कहा हमारे लिए बड़ी खुशी और बाइस इफ्तिखार है। आपका बहुत शुक्रिया यासीन सिद्दीक दीनी साहब, आपसे मुलाकात हुई बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह आगे भी हमारी मुलाकातें होती रहेंगी। नाज़मत है मेहमान के साथ आज के इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले सेगमेंट में एक बार फिर नए मेहमानों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। फिर मुस्कुराई जिंदगी आया है रमज़ान, रब की नेमत 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 है रमज़ान।